मुगल जो थे वो लोग कौन से पेंटिंग उन्होंने बनाया था उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे देखा था पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में, फिर राजस्थानी स्कूल में, यार उन लोगों ने बेसिकली क्या, जैसे कृष्णा बने, राधा बनी ठनी, फिर कृष्णा रामा, भरत मिट चित्रकूट ड्रामा, फिर ऐसी बहुत सारे पेंटिंग्स यार हमने डिटेल में देखा। तो सो एज इट इज हमें क्या करना है, मुगल पेंटिंग में भी देखना है। जैसे दारा सिकाई की बारात हो गया, फिर हमारे पास और भी बहुत सारे हमारे पास पेंटिंग थे, वो सबके बारे में डिटेल में पूरा देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक एक करके। ये सब तो हमारा एक तरीके से वेस्ट ही चला गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ये सब, कोई बात नहीं। एक सेकेंड। तो बेसिकली जो अब हमें देखना है एक तरीके से, हमें अपना मुगल जो पेंटिंग जितने भी है उसे उन सब के बारे में डिटेल में देखना है। मैं इस पेज को फाड़ ही देता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। बेसिकली देखना है कि हमें ये देखना है कि जो मुगल पेंटिंग था, कौन कौन से मुगल जो पेंटिंग उन लोगों ने बनाया था उसके बारे में शॉर्ट नोट देखना है। तो हम लिखते हैं, अपना टॉपिक है फॉलोइंग आर, ये हिल क्यों रहा है इतना, फॉलोइंग आर द मुगल पेंटिंग, या फिर मैं शॉर्ट नोट्स भी बोल सकता हूँ क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आना है ना। शॉर्ट नोट्स वो बेसिकली सॉरी, वो बेसिकली हमें क्या देगा कि कुछ लिख के दे देगा कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग। कोई भी हमें पेंटिंग दे उसके बारे में शॉर्ट नोट्स के लिए बोल सकता है लिखने के लिए, तो हमें उसके बारे में हमें डिटेल में लिखना आना चाहिए। अगर मैं रखता तो दिखाई तो दे रहा है ना, कि या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि यार बाउंस बैक चला जाए। एक सेकंड, दिखाई देना चाहिए। द फॉलोइंग आर द मुगल पेंटिंग्स, यार यहाँ पे भी हिल रहा है, पता नहीं हो क्या गया क्या। फॉलोइंग आर द मुगल पेंटिंग्स, ठीक है, जो भी यानी वैसे। तो हमें ये देखना है कि यार कौन कौन से बेसिकली जो मुगल थे उन लोगों ने पेंटिंग बनाया था उसके बारे में हमें डिटेल में देखना है। तो पहला जो हमारा बेसिकली पेंटिंग था उसका नाम था हमारे पास दारा, DARA, दारा। एक सेकेंड, सीखो, दारा सिखो की बारात, क्या नाम है यार, दारा सिखो की बारात, ठीक है। इसका बेसिकली सीधे से यहाँ पे बारात लग रहा है। बारात मतलब बिहार में ही सुना होगा, जो शादी वगैरह जो होता है तो फिर लगता है ना, उसे बोलते हैं बारात, वही सेम एज इट इज है यहाँ पे। मैरिज, इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो ये होगा मैरिज प्रोसेशन ऑफ, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा टोडक सीखो, SHIKOHH, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक बहुत जो किंग था बेसिकली जिसका नाम था दारा सिखो, उसकी क्या होता है बेसिकली, वो शादी मैरिज वगैरह हो रहा था बेसिकली। तो जो मैरिज में जा रहा होता है, जो मैरिज जो सेरेमनी होता है उससे पहले होता है ना, वो जो घोड़े वगैरह पे जाते हैं, तो बेसिकली जो क्या बोलते हैं उसको बारात हिंदी में बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड उसी का इन लोगों ने पेंटिंग बना रखा है, घोड़े पे बेसिकली जा रहा है। उस पेंटिंग में बेसिकली होगा क्या, ये राजा जो होगा उसका एकदम जो घोड़ा होगा एकदम डेकोरेटेड होगा। सीधी बात है, आप तो कार में जाते हैं, पहले तो लोग घोड़े में जाते थे, तो जो उसका जो हॉर्स होगा एकदम क्या होगा, एकदम डेकोरेटिव होगा, उसके ऊपर राजा बैठा होगा, उसके फादर यहाँ पे जस्ट उसके बगल में बैठेंगे। एंड ये तो ये राजा है, तो पता है कि जितने भी अगर मेरे पास ये राजा है तो रॉयल लोग होंगे, मीन बहुत अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी के पीपल्स होंगे जो इसके आजू बाजू आगे पीछे घूम रहे हैं। और फिर क्या कि एक बेसिकली जो ब्राइड होगा, ब्राइड में समझ गया ना, उससे क्या होगा, ये लोग मिलने यहाँ पे जा रहे हैं। उसी वही इन लोगों ने पेंटिंग बना रखा है, उसी के बारे में डिटेल में देखना है। तो हमारा रूल क्या बोलता है, APSM, मैं उसका वही रूल यहाँ पे फॉलो करूँ। कहीं पर भी अगर मुझे शॉर्ट नोट्स अगर मुझे लिखने के लिए मिलता है कोई भी पेंटिंग के बारे में, तो मोस्टली मैं कौन सा रूल फॉलो करता हूँ, APSM। अब मन में ये सवाल है, अगर APSM क्यों फॉलो करता है, क्योंकि यार APSM मैं फॉलो करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है। देखो अगर मैं APSM ना फॉलो करूँ तो यार मुझे ये नहीं पता चला कि मुझे कौन कौन से पॉइंट लिखना है। लेकिन अगर मैं APSM रूल फॉलो करता हूँ, A फॉर आर्टिस्ट, P फॉर पीरियड, S फॉर स्कूल, M फॉर मीडियम, 4 पॉइंट तो मेरे ऐसे निकले। बाकी एक तो क्या बचा, सीन बचा और बैकग्राउंड बचा, बस दैट्स इट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका आर्टिस्ट टोडो। तो जो हमारे ये दारा सिको की बारात की जो इन लोगों ने आर्टिस्ट था, जिसे पेंटर बनाया था जिसने, उसका नाम था हाजी हाजी मंदानी, मंदानी, ठीक है। नेक्स्ट कौन से पीरियड में बेसिकली बनाया गया था, 1715 सेंचुरी में बेसिकली इसको बनाया गया था, 1715, या फिर अगर मैं AD लिखूँ, ठीक है, जो भी है 1715 लिख दिया। अब कौन से स्कूल में बनाया गया था वो हमें देखना है। तो बेसिकली जो स्कूल था वो था गुड मुंगेल, MUNGHL, गुड मुंगेल। देन फोर्थ जो हमारे पास पॉइंट है मीडियम, कि कौन से मीडियम पे बेसिकली बनाया गया था, तो वाटर कलर लिया और पेपर पे इन लोगों ने उसको बना दिया, वाटर कलर ऑन पेपर, ठीक है। अब जो यहाँ पे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका सीन, कि इस पेंटिंग में ऐसा सीन क्या होगा। तो मैं देखो, मैं जो भी मुगल का जो भी इसी पेंटिंग आने वाला, मैं किसी का भी सीन नहीं बता। देखो हमने प्रीवियस जो हमारा था पहले वीडियो एरर हो गया, उसके अंदर भी मैंने सीन नहीं बता। क्यों, क्योंकि इसका जो सीन्स है ना, या तो मैं अपने लैंग्वेज में इसको नहीं लिखा सकता क्योंकि ये बुकिश लैंग्वेज होगा। इसमें तुम्हें खुद से क्या करना है, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ उसको, तुम्हें खुद से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करे, थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत में चाहता हूँ खुद से करो। जो मुगल पेंटिंग है उसका जितने भी मेरे पास बेसिकली 4 या 5 पेंटिंग जो पढ़ेंगे हम सिंपली, उसका तुम्हें सीन खुद से लिखना पड़ेगा। मैं APSM यहाँ तक छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ सीन एक्सप्लेन तो करूँगा, लेकिन उसको मॉडिफाई तुम्हें खुद से करके अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए कि मैंने सीन नहीं लिखा तुम भी छोड़ दो सीन, नहीं ऐसा नहीं, तुम्हें खुद से क्या करना है। मैं पूरा नो डाउट में समझाऊंगा। मैं देखो बुक से कॉपी पेस्ट करना कोई मतलब नहीं रहा यार, बुक से कॉपी पेस्ट करो क्या मतलब क्या रहा है। इससे बेटर ये कि मैं अच्छे से समझा दूं, उसके फिर अपने मॉडिफिकेशन अपने लैंग्वेज में तुम खुद भी यहाँ पे सीन लिख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे सीन क्या है, देखो यहाँ पे सीधे सीधे बोला है कि दारा सिको की बारात, मतलब कि जो दारा सिको वो क्या है, मेरे पास कोई राजा है मतलब कि किंग है, उसकी बेसिकली बारात जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ब्राइड से मिलने के लिए जा रहा है। ब्राइड समझ गया ना क्या, हिंदी में बोला नहीं चाहूँगा, ब्राइड मतलब होता है DULHAN,
ठीक है। तो बेसिकली उससे मिलने जा रहा था, तो देखो बारात में लोग जाते हैं, तो सिंपली यहाँ पे सीन क्या होगा देखना, सीन मैं ऑलरेडी बता चुका था लेकिन प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे पेज नंबर, व्हाट इज द पेज नंबर ऑफ दिस पेज, 25। सो हियर वी गो इन पेज नंबर 25 वी हैव, देखो यहाँ पे मैं सिंपली बोल रहा, ठीक है, अंग्रेजी इंग्लिश को मार गोली, हमें पेज नंबर यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल पेंटिंग वाला गया बाहर में, सब्जेक्ट मैटर या फिर सीन जो लिखना चाहो, देखो दारा सिंह राइडिंग ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स विद फादर ऑन अनदर डेकोरेटेड हॉर्स, मतलब जो दारा सिंह है वो बेसिकली राइड कर रहा है, मींस उस पे अपने डेकोरेटेड हॉर्स मतलब सजा वाला घोड़े पे बैठा हुआ, उसके फादर भी सेम उसके बगल में बैठा, क्योंकि अरे सीधी सी बात है जब उसका मैरिज हो रहा है तो सिंपली जो अभी तो कार एकदम सज धज के जाता है, वैसे पिछले टाइम में हॉर्स वगैरह जाता था, तो सिंपली उसके वो और उसके फादर हॉर्स पे बैठे हुए हैं, एंड जस्ट बिहाइंड हिज अकम्पनीड बाय रॉयल पीपल बाय ऑन हॉर्सेज एंड फुट विल प्रोसीडिंग टुवर्ड्स ब्राइड्स हाउस, बस यहीं तक हमें लिखना है, टुवर्ड्स ब्राइड्स हाउस, मतलब ये बोल रहा है कि देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि वो सीखो जो राजा है वो अब डेकोरेटेड हॉर्स और उसके जो फादर उसके साथ में चल रहे हैं डेकोरेटेड हॉर्स, वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं, और जो रॉयल पीपल जो राजा है सिंपली उसके जो पीपल्स होंगे वो भी एकदम रॉयल, वो भी क्या होंगे आजू बाजू में उसके साथ, या तो कोई पैदल चल रहे होंगे या फिर कोई घोड़े या फिर किसी चीज़ पे बैठे होंगे, वो भी साथ में आजू बाजू चल रहे हैं, जो कहाँ किससे मिलने जा रहे हैं, ब्राइड्स के हाउस में बेसिकली टुवर्ड्स, मतलब उसके ब्राइड्स के हाउस की तरफ बेसिकली जा रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे सीन था इसका, बस दैट्स इट, इसके अलावा हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना है। तो आई होप सो यहाँ से लेके यहाँ तक सीन इसको तुम खुद से एक बार पढ़ोगे, देखो और कोशिश करना थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके अपने लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करना, अगर फिर भी कहीं डाउट रहे देन इन्फॉर्म करना, हम उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आई होप इसका सीन समझ में आ गया होगा। सीन क्या है बेसिकली, दारा सिखो एक राजा था, वो एक डेकोरेटेड हॉर्स पे बैठा हुआ है, एंड उसके जस्ट उसके बगल में उसके फादर है वो भी डेकोरेटेड हॉर्स पे बैठे हुए हैं। सिंपली जो उसका जितने रॉयल पीपल्स होता है, जो रॉयल मीन देखो राजा सिंपल से राजा है, तो सिंपली उसके साथ कौन रॉयल पीपल्स होंगे, वो भी क्या होगा उसके साथ, जो उसके साथ क्या होगा जो सिखो और उसके फादर के साथ पीछे पीछे या फिर कोई चल के आ रहा हो या फिर किसी कोई हॉर्स पे भी बैठेंगे, वो सब मिलने आ रहे हैं, ब्राइड्स के हाउस क्या होगा सिंपली वो लोग जा रहे हैं, ठीक है, बारात लेके ब्राइड्स के हाउस जा रहे हैं, वही यहाँ पे हमें सीन को बताया जा रहा है। ये पॉइंट करोगे अब यहाँ पे सीन तो आई होप से समझ में आ गया होगा, बस तुम्हें क्या करना थोड़ा सा उसको लाइन को मॉडिफाई करके अपने लैंग्वेज में कोशिश करना उसको लिखने का। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि कलर, कौन कौन से कलर यहाँ पे यूज हुआ, तो कलर पहला था हमारे पास रेड, दूसरा है मेरे पास ग्रीन, तीसरा हमारे पास मैं बोल सकता हूँ व्हाइट हो गया, फिर मैरून कलर इन लोगों ने यूज़ किया हुआ, जो भी और भी बहुत सारे अगर कलर यूज़ करना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा पहला पेंटिंग था दारा सिखो की बारात, ये क्या होता है ये आई होप से क्लियर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पेंटिंग है उसका नाम है कबीर एंड रायदास, कबीर एंड राय दास। तो बेसिकली देखो कबीर और कबीर के बारे में तो बहुत सुना हुआ, 10th क्लास 9th क्लास बहुत हिंदी में इसके पोएम होते हैं, हमारे बहुत बड़े मतलब कि अच्छे बहुत हिंदी के बहुत अच्छे मतलब कि राइटर थे, बेसिकली बहुत सारे पोएम्स वगैरह लिखते थे। तो उसी का इन लोगों ने कोई कबीर और रायदास उनके कोई मतलब कि रायदास बेसिकली जो क्या बोलते हैं उसका असिस्टेंट, हिंदी में असिस्टेंट को क्या बोलते हैं यार, मतलब उसी कोई दोस्त वगैरह होंगे उसी वो, और कबीर और रायदास का सिंपली यहाँ पे फोटो बना हुआ है, क्या सीन बता रहा है वो सब कुछ हमें देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वही रूल अपना एपीएसएम, फर्स्ट एंड एपीएसएम स्टैंड फॉर ए फॉर आर्टिस्ट। देखो एपीएसएम का रूल याद रखना, 4 पॉइंट तो कहीं नहीं जाना, 2 मार्क्स तो यहाँ तक मिल गया मुझे, बस बचा रहा सीन लिखना और कलर लिखना, ठीक है। तो ये तो अपने मशीन तो अपने मन से भी लिख सकते हैं कि दारा सिखोई की बारात, इस बारात में बेसिकली जा रहे थे क्या क्या हो रहा होगा बारात में, अभी के जमाने में नहीं पहले के जमाने, तो सिंपली अपने मन से भी यहाँ पे लैंग्वेज घुमा सकते हो। लेकिन एपीएसएम अगर याद नहीं रहता है कि आर्टिस्ट कौन है, इसका पीरियड का वो स्कूल कौन सा मीडियम, तब तो या फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगा। मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ फाइन आर्ट्स में 20 to 30% हमें लर्न करना ही पड़ेगा एनी होगी। देखो मैं एक बार यही बोलना चाहूँगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी सिंपली नोट्स हमारे पास कलेक्ट होते हैं, नोट्स को कलेक्ट होते बस दिन क्या करना है, पेंटर्स और पेंटिंग्स का जो नाम हो कैसे याद रहेगा, सिंपली हमें क्या करना है जब भी फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में उठो जब हमें पढ़ने बैठना सिंपली एक बार क्या करना सारे पेंटर्स और जितने भी पेंटर्स सबका एक बार नाम फटाफट देख लो, बस क्लियर 10 मिनट दो इसको अपने आप सारा क्या होगा कवर अप हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना कबीर एंड रायदास के बारे में। तो जो बेसिकली आर्टिस्ट था इसका, आर्टिस्ट हमारे पास नाम था उस्ताद फ़कीर उल्लाह खान, उस्ताद फ़कीर उल्लाह खान, ठीक है, उस्ताद फ़कीर उल्लाह खान। ए फॉर आर्टिस्ट, पी फॉर स्टैंड फॉर पीरियड। तो बेसिकली कौन से टाइम में ये बनाया गया था, 1614 के अंदर बनाया गया था। कौन से स्कूल में बनाया गया था वो भी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली जो स्कूल था वो शाहजहां का स्कूल था, शाहजहां, SHAHJAHAN, शाहजहां स्कूल। मीडियम देख लेते हैं, मीडियम तो यार सारे पेंटिंग का सेम ही, वाटर कलर ऑन पेपर मीडियम है बेसिकली, वाटर कलर ऑन पेपर। अब यहाँ पे सीन अगेन मैंने ऑलरेडी मैं बोल चुका कि मैं सीन यहाँ पे किसी भी पेंटिंग का नहीं लिखाने वाला कि मुगल पेंटिंग से बना, क्योंकि यहाँ सीन अपने आप लिख लोगे इतना मुझे श्योर पोटेंशियल है, ठीक है, इतना पोटेंशियल है कि तुम लिख सकते हो। मैं बस यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला कि बेसिकली होने क्या वाला है। यहाँ पे पेंटिंग में क्या होगा कि मान लो कोई पेंटिंग है, यहाँ पे बेसिकली मान लो कि कबीरदास कबीर जी है, वो मेडिटेशन होता है ना, वो एकदम पाँव ऐसे ऐसे एकदम फोल्ड करके बेसिकली बैठते हैं वो, और रायदास सिंपली बैठे हुए हैं। जो कबीरदास जो है बेसिकली जो कपड़े है उसको क्या सिल रहे हैं, कुछ फटफट गया उसको बेसिकली सिल रहा है, तो सिलने को बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं वीविंग बोलते हैं, WEAVING, तो वही यहाँ पे सीन बताया गया है कि देखो
चलो देखते हैं इसका सीन। तो हमें सिंपली क्या करना है, सब्जेक्ट मैटर या फिर सीन जो भी लिखना है, जो डिपिक्शन जो मन करे, यहाँ पे हमें आना हॉरिजॉन्टल पेंटिंग के बगल में आने को क्या लिखा है, द संत कबीर इज इन मेडिटेटिंग मूड विल वीविंग अ गारमेंट्स ऑन हिज लूम एंड संत रविदास इज सेम मूड सिटिंग क्लोज टू हिम। मतलब कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे मैं सिंपली ये बोलना चाहता हूँ, इसको पढ़ने की जरूरत है, मैं सिंपली बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का, जो हमारा कबीर दास है वो एकदम मेडिटेशन के मोड में बैठे हुए हैं। मतलब कि जो पोजीशन होता है ना एकदम पलथी, क्या बोलते हैं हिंदी, पलथी मार के या फिर ऐसे कुछ बोलते हैं अपना भोजपुरी में बोलते हैं पलथी मार के, ठीक है जो भी है। तो उस पोजीशन में बैठे हुए बेसिकली वो क्या करें, जो कपड़े उसको क्या वीविंग मतलब कपड़े को क्या है वो सिल रहे हैं, सेम एज इट इज। जो संत रविदास है वो भी क्या सेम मोड में मेडिटेशन के मोड में बैठे हैं, वो भी और कबीर दास के बगल में क्लोज बैठे हुए हैं और वो भी वही काम कर रहे हैं जो बेसिकली जो हमारा कबीर जो है वो कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ से लेके हमें यहाँ तक बेसिकली हमें सीन बता रहा होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा कि सीन बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो संत कबीर दास है वो मेडिटेशन के मोड में बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, जो कपड़े उसको सिल रहे हैं। एंड जो हमारे पास रविदास रायदास बोला फिर रविदास जो भी यहाँ पे उनका नाम है मुझे नहीं पता, तो जो भी यहाँ पे रायदास लिखा है, यहाँ पे RAVADS लिख रहा है, तो जो भी है यहाँ पे, तो सिंपली जो रायदास या फिर मैं तो रायदास बोलूंगा, तो जो भी है बेसिकली तो वो भी क्या है कबीरदास के जस्ट बगल में बैठे हैं और जो ये कबीरदास कर रहे हैं वो भी सिंपली रायदास भी कह रहे हैं सेम वही काम करे। इस बार एक बार चेक कर लेना इसको कि क्या ये सही लिखा है या फिर ये होगा, दोनों में से कोई तो एक श्योर होगा, जो भी होगा एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमें सीन बताया, आई होप से यहाँ से लेकर यहाँ तक सीन को एक बार पढ़ना और अपनी कोशिश करना इसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, लिखने का प्रॉब्लम है फिर इन्फॉर्म करना, ऐसा ना हो। देखो मैं प्लीज़ बार बार बोल रहा हूँ नहीं लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं होगी डब्बा गुल हो जाना, ऐसा मत करना थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं बोला हूँ इंपॉर्टेंट है, कोई भी यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे सकता है। देखो जो मुगल एंड डेकन प्लेटो है उसमें द मुगल एंड डेकन पेंटिंग वहाँ से क्वेश्चन आना श्योर रहता है, इसलिए ध्यान से जो भी बोल रहा हूँ उसको पढ़ना है हमें। तो द सन से लेकर हमें क्लोज टू हिम तक ये जो हमारा सीन था, आई होप से ये लिख लोगे और क्वेश्चन है इसको अपने लैंग्वेज में लिखने का। अब यहाँ पे कलर कौन कौन सा यूज हुआ वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि यार जो अपना जो संत कबीर दास है उसके अंदर कौन कौन से बेसिकली जो कलर है वो यूज हुआ। तो वाटर कलर उसका नाम है रेड एंड ब्राउन, रेड एंड ब्राउन कलर इन लोगों ने यूज़ किया। अब यहाँ पर जो पेंटिंग है ना, ये पहला ऐसा पेंटिंग था जो कबीर एंड रायदास का जो हमें कुछ सिखा रहा था। मतलब कि हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस ऑफ ये जो पेंटिंग था ना उसका कुछ इंपॉर्टेंस था हमारे लाइफ में, क्या था वो हम देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ये जो पहला ऐसा पेंटिंग था जो हम इसको देख के कुछ हमें इंपॉर्टेंस पता चला, इंपॉर्टेंस ऑफ पेंटिंग। अगेन मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं बुक में बता रहा हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो पेंटिंग था ना, पहला ऐसा पेंटिंग था जिसको देख के हमें कुछ मतलब कि इन्फॉर्मेशन और कुछ हमें नॉलेजेबल चीज़ मिले। वो क्या था बेसिकली, उस पेंटिंग को देखने के बाद हमें सिंपली देखो, पहली बात मैं यहाँ पे बोलने आगे बुक से बताऊँ इंपॉर्टेंस ऑफ पेंटिंग में क्या बताना चाह रहा है। सिंपल सी कबीरदास ये हमें बताना चाह रहा है, ये देखो गाँव है, विलेज है, विलेज में तो सिंपली आराम से मेडिटेशन वगैरह शांत मूड से कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर मैं सिटीज़ वगैरह में आता हूँ, तो सिटीज़ वगैरह में मेडिटेशन करना क्या पॉसिबल है, इतना क्राउड इतना पॉपुलेशन है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वही इन लोगों ने बताया। और दूसरा इन लोगों ने पॉइंट ये बताया कि जो हमारा काम होता है ना वही हमारा वर्शिप, मींस काम ही हमारा क्या भगवान है। वो उसी दो पॉइंट को लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया। देखो वही लिखा है, सिंपल एंड पीसफुल लाइफ ऑफ इंडियन विलेजेस आर सोल। मतलब उन्होंने बताया एकदम सिंपल और सादा जो हमारे गांव की लाइफ होता है उसको इन लोगों ने बताया। और दूसरा पॉइंट ये बताया, संत कबीर दास इज विविंग वर्क सो दैट वर्क इज वर्शिप। मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं संत कबीर दास, अगर ये नहीं भी लिखना चाहो तो ये लिखना, संत कबीर दास सेड दैट वर्क इज वर्शिप। मतलब जो हमारा वर्क होता है ना वो हमारा क्या है, वर्शिप मींस भगवान है। ये दो पॉइंट लिख लेना काफी हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ जो पेंटिंग है इसके अंदर ये दो पॉइंट हमें लिखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, संत कबीर दास सेड दैट वर्क इज वर्शिप, दैट्स इट। और जो पहला पॉइंट तो ये लिख लोगे कि पेंटिंग डिनोट दैट सिंपल एंड पीसफुल लाइफ ऑफ इंडियन विलेजेस आर सोन। मतलब एकदम शांति और जो हम बोलते हैं ना एकदम सिंपल लाइफ जो हमारे विलेज का होता है वो बेसिकली पेंटिंग को देख के हमें बताया। क्यों इन लोगों ने ऐसा क्यों बताया, ऐसा क्या आ गया जो हमें यहाँ पे देखना पड़ा इंपॉर्टेंस ऑफ पेंटिंग। बिकॉज इसलिए देखना पड़ा क्योंकि बाकी जितने भी पेंटिंग कुछ ना कुछ हमें उल्टा पुल्टा मतलब कि सिंपल एकदम इमेज था। बट ये जो कबीर एंड रायदास का जो ये पेंटिंग था तो वो बेसिकली हमें जो एकदम एक्यूरेट कुछ हमें इन्फॉर्मेशन कुछ हमें सिखाना चाह रहा था उस पेंटिंग के थ्रू। वही हमें यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट है वो जो हमें लिखना है। आई होप सो इन दोनों पॉइंट को लिख लोगे और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आना पड़ा। अब यहाँ पे मेरे से एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होगा कि जो राजस्थानी पेंटिंग है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाना चाहूँगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट डाल के देख लेना। राजस्थानी पेंटिंग है, हमने दो पेंटिंग को मैंने मिस किया है। पहला जो हमारे पास पेंटिंग है उसका नाम है कृष्णा विद गोपीस एंड नंदा। एक बार इसको पहले मैं लिख देता हूँ, कृष्णा विद गोपीस नंद यशोदा, ऐसे कुछ नाम है उस पेंटिंग का। एंड जो दूसरा बेसिकली जो पेंटिंग है वो है कृष्णा विद क्या था उस पेंटिंग का नाम, कृष्णा विद किंशन फिर विलेजेस ऐसे कुछ था, गोइंग टू वृंदावन, ठीक है, ऐसे कुछ नाम है। ये दो पेंटिंग हमने मिस किया है यहाँ पे। इन दोनों पेंटिंग को देख, अगर तुम्हारे पास बुक में अगर हो तो यहाँ पे कोशिश करना उसको पढ़ने, अगर समझ में आ जाए तो वैलिड को, अगर समझ में ना आए ना तो इन दो पेंटिंग्स को हम सबसे लास्ट में जब पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इन दोनों पेंटिंग को अपने हाथ मारेंगे और फिर इन दोनों पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे। मैं ऑलरेडी बोल चुका, ये जो राजस्थानी पेंटिंग है अपना जो पहला चैप्टर उसके अंदर ये दो पेंटिंग जो हमने मिस कर दिया, एक तो कृष्णा विद गोपीस नंदा और दूसरा था कृष्णा विद यहाँ पे कुछ विलेजेस वगैरह था, यहाँ पे जो मूव करके कहाँ वृंदावन बेसिकली जा रहे होते हैं उसका यहाँ पे पेंटिंग है। तो हमारे पास दो पेंटिंग है जो हमने अभी मिस किया राजस्थानी पेंटिंग में। तो अगर यहाँ पे कहीं अगर पढ़ के देख लेना कहीं मिल जाए तो वेल एंड गुड, पढ़ के देखना समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता तो बिना शर्माए बिना कुछ बोले डायरेक्टली बोलना, हम लास्ट में इसको कवर अप कर लेंगे। बट अपना प्रिंटिंग का सिलेबस कवर अप होने से पहले हमें इसको एक बार बता देना ताकि मुझे शॉर्टी हो जाए कि हाँ ये हो चुका है, ठीक है। तो एनीवेज तो दो हमने यहाँ पे पेंटिंग देख लिया। आई होप सो
मुगल पेंटिंग में जो हमने दो पेंटिंग देखा, पहला तो दारा शिकोह की बारात, वो समझ में आ गया होगा, एंड कबीर एंड रायदास को समझ में आ गया कि क्या हमारे पास सीन है। यहाँ पे जो सीन है मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि मैं नहीं चाहता कि एज इट इज बुक का यहाँ पे सेम एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट करूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे सीन है उसको एक बार क्या करना, बुक से पढ़ना और कोशिश करना अपने लैंग्वेज थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखने का, फिर भी प्रॉब्लम देन इन्फॉर्म करना। अब जो हमारा थर्ड जो था, अब जो हमारा बेसिकली जो थर्ड पेंटिंग है, इसी में मुगल वालों में जो इन लोगों का थर्ड पेंटिंग था उसका नाम था फेलोकोन ऑन बर्ड रेस्ट, फेलोकोन ऑन बर्ड रेस्ट। तो ये सबसे पहला तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फेलोकोन है क्या। तो फेलोकोन बेसिकली एक तरीके का एक वैरायटी ऑफ बर्ड, जैसे हमारे पास खाने में बहुत सारी वैरायटी होती है वैसे बर्ड में भी हमारे पास बहुत सारे वैराइटीज होती है। तो फेलोकोन एक बर्ड का एक वैरायटी था। तो यहाँ पे मैं इसको फेलोकोन के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट इज़ अ वैरायटी ऑफ बर्ड, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ बर्ड in which it is a variety of bird in which it have in which it have tendency to work, in which it have tendency to work both in day and night, both in day and नाइट। बेसिकली जो फेलोकॉन होता है ना एक बर्ड का एक कैटेगरी है, मीन्स क्लासीफाई कर दिया है समझो बर्ड को, वो ऐसे बर्ड्स जिसका जितनी टेंडेंसी होती है तो दिन में भी और रात में दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। यार ये क्या बोलना चाहिए, जैसे आउल होता है मतलब उल्लू होता है, वो क्या कहता है रात को बुरा काम करता है और दिन में क्या तो सोता है। जैसे हमारा वो बैट्स होता है ना, सुना होगा क्या बोलते उसको हिंदी में, बैट्स को क्या बोलते हैं यार हिंदी में, चमगादड़। जो बेसिकली चमगादड़ होता है ब्लैक कलर का, देखना वो क्या वो डे में रात को पूरा एकदम काम हो रहा है, लेकिन जैसे डे को पूरा जाके सो जाता है। तो वैसे ही सेम एज इट इज हमारा फेलोकॉन एक बर्ड का कैटेगरी होता है जो बेसिकली क्या होता है ना, उसके पास टेंडेंसी होता है कि वो दिन में भी रात में कभी भी क्या काम कर सकता है। उस टाइप का हमारा जो बर्ड होता है जिसका नाम था फेलोकॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फेलोकॉन बर्ड था यहाँ पे पेंटिंग फेलोकॉन और बर्ड, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया जो मुगल वालों को ये पेंटिंग बनाना पड़ गया। तो सिंपली हुआ क्या, सिंपली यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली जहांगीर था मुगल एम्पायर का जो राजा था, उसके जो दरबार था, मीन्स जो उसका दरबार भी हिंदी में बोलते दरबार की अपने जो क्या पैलेस को लोग हिंदी में दरबार बोलते थे बेसिकली। तो उसके अंदर एक बर्ड था जिसका नाम था फेलोकॉन, एक बर्ड था उसके अंदर, नाम नहीं फेलोकॉन वैरायटी का एक बर्ड था बेसिकली, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन जो फेलोकॉन बर्ड था ना बहुत शातिर था, वो क्या करता है उसके पास ऐसा नेचर था ना कि वो बहुत सारे हंटिंग करता था, जानवर को मार के खा के एकदम निपट जाता था, ठीक है, बहुत सारे वीक जानवर को मार के निपट जाता था। एक दिन हुआ क्या, बेसिकली जो फेलोकॉन बर्ड को, जो हमारे पास जो बिल्ली होता है कैट होता है ना, उसने क्या किया फेलोकॉन बर्ड को मार दिया। तो जैसे उसने मारा जहांगीर को ये बहुत सुन के बहुत अफसोस लगा, बहुत बुरा लगा। उसने बोला नहीं यार मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे हम महात्मा गांधी के जैसे 2 अक्टूबर को 2 मिनट के लिए मौन व्रत रखते हैं तो मेमोरी के लिए, तो वैसे ही उसने क्या किया, जो फेलोकॉन बर्ड जो उसका मर गया उसी के मेमोरी के लिए उन्होंने क्या किया, एक इनका पेंटिंग बना के उसके मेमोरी के लिए यहाँ पे रख दिया, ताकि हमें अच्छे याद आता रहे कि हाँ हमारा दरबार या फिर मेरे क्या पैलेस के अंदर क्या था, एक फेलोकॉन बर्ड था जो जिसके मेमोरी के नाम से हमने एक पेंटिंग बना दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, जहांगीर जो था वहाँ का एम्पायर, उसने क्या किया ऑर्डर दिया, बोला कि मुझे फेलोकॉन का मुझे पेंटिंग चाहिए। तो आप कैसे बना, आप देखो किंग है, किंग ने ऑर्डर दिया तब तो मानना तो पड़ेगा। तो सिंपली क्या था, बेसिकली ये एक तरीके से ऑर्डर दिया हुआ पेंटिंग था। जहांगीर जो था उसने क्या किया, ऑर्डर दिया पेंटर्स को कि बोला मुझे फेलोकॉन ऑन बर्ड रेस्ट का इससे रिलेटेड मुझे पेंटिंग चाहिए तो चाहिए। अब वो कैसे क्या था वो हमें पूरा डिटेल में यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे APSM वही आर्टिस्ट पीरियड स्कूल मीडियम, उसके बाद हम पूरा सीन देखेंगे क्या था। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिस्ट। तो इसका बेसिकली जो आर्टिस्ट था उसका नाम था हमारे पास उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर AP। बेसिकली जो पीरियड था वो था हमारा 1618 से लेकर के 1619 तक लग गया इस पीरियड को बनाने में, इसको पेंटिंग को। APS एस स्टैंड फॉर स्कूल। जो उसका स्कूल था वो कौन सा था, जहांगीर स्कूल। मीडियम तो यार सबका वाटर कलर ऑन पेपर ही है, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिकली मैं कलर स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो हमारा फेलोकॉन बर्ड था उसको इन लोगों ने वाइट कलर से यूज़ किया, इन लोगों ने वाइट कलर। बट जो फेलोकॉन बर्ड का जो आइस था, जो आइस का कलर था उसका कैसा था, ब्राउन कलर इन लोगों ने लिया, ब्राउन कलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सीन, इसमें सीन क्या था। तो बेसिकली सीन क्या था, जो फेलोकॉन बर्ड था वो बेसिकली क्या हो गया, डेथ हो गया था। अब उसी के मेमोरी में क्या किया, बेसिकली जो सीन क्या था वो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं इसको बुक से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं मुगल पेंटिंग का एक भी सीन नहीं बताना, मेरा कोई मतलब नहीं कि मैं एज इट इज़ लूँ और बुक में मैं एज इट इज़ लूँ और नोट्स में जाके कॉपी पेस्ट कर दूँ, ये बहुत बकवास। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूरा यहाँ पे अपना पॉइंट बता रहा हूँ, तुम खुद से इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके क्या करें, नोट्स में इसके अंदर मेंशन करना है। मुझे सीन देखना है एनी हाउ। वीडियो कंप्लीट होने का हाफ एन आवर रहेगा, तुम्हारे पास खुद से इसको पढ़ के चार जो पेंटिंग जो है जो भी इसके बाद आने वाला 5 पेंटिंग है उसको खुद से यहाँ पे पढ़ के उसका सीन मुझे मॉडिफाई चाहिए तो चाहिए एनी हाउ। तो बेसिकली जो सीन था यहाँ पे देखो क्या था,
दिस पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय उस्ताद मंसूर, ठीक है, ऑन डिमांड ऑफ जहांगीर। ये जो पेंटिंग था, ये जो बनाया गया जो फैल्कन ऑन बर्ड रश, बेसिकली क्या था, जो जहांगीर था उसके डिमांड पे बेसिकली इस पेंटिंग को बनाया, किसने बनाया, उस्ताद मंसूर ने। एंड इन मेमोरी ऑफ फैल्कन, फैल्कन ब्रॉड फ्रॉम पेरिसा, मतलब जो हमारा फैल्कन बर्ड था उसके मेमोरी में बेसिकली इसको बनाया गया इस पेंटिंग को। लेकिन उस फैल्कन बर्ड को लाया कहाँ गया था, पेरिसा से लाया गया था, PERSIA से, मतलब कि कोई देश कहीं से भी हो, पेरिसा से क्या होता है, इस बर्ड को लाया गया था। उसी के मेमोरी में जब वो डेथ हो जाता है, मान लो किसी के मेमोरी में कुछ हो जाता है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उधर कोई मूर्ति वगैरह बना देते हैं। क्योंकि उसके क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम उसे मेमोरी देना चाहते हैं, मतलब कि हम उसे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सम्मान या फिर सम्मान वगैरह कुछ देना चाहते हैं ना, कि हाँ यार कि इसने इतना कुछ कर गया, हम इसे कुछ मेमोरी के लिए दे। तो वही बात यहाँ पे था, फैल्कन जो बर्ड था वो जहांगीर के बहुत क्लोज था, तो वो क्या हुआ, डेथ हो गया, एक दिन कैट ने उसको मार दिया, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसी के मेमोरी के लिए क्या किया, जहांगीर ने ऑर्डर दिया किसको, उस्ताद मंसूर को, मुझे इसका पेंटिंग चाहिए तो चाहिए। तो सिंपली यहाँ से देखो, दिस पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय उस्ताद मंसूर ऑन द डिमांड ऑफ जहांगीर एंड इन द मेमोरी ऑफ फैल्कन बर्ड फ्रॉम पेरिसा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। एंड मोल्ड बाय कैट टू डेथ, मतलब जो मोल्ड मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो कैट था ना उसने क्या किया बेसिकली। अब मैं यही चाहता हूँ कि तुम इसको क्या कॉपी पेस्ट एज इट इज करोगे या फिर अपने लैंग्वेज में लिखो। मैं यहाँ पे अपने को अब ट्रांसलेट, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, तुम खुद से इसको समझ क्या कितना समझोगे, वही मुझे चाहिए सीन में, कि देखना है मुझे कि सीन में कि तुम क्या लिख सकते हो जो मैं यहाँ पे बोला हूँ। ये मोल्ड बाय कैट टू डेथ, इसका मतलब क्या है, जो कैट था उसको पकड़ के क्या किया, मार दिया उस फैल्कन बर्ड को, वही इसका यहाँ पे मतलब उसी के मेमोरी में बेसिकली क्या किया कि हमने इसको पेंटिंग को बनाया गया था। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये बोला द पेंटिंग शो दैट फैल्कन सिटिंग ऑन द कोसाइन बर्ड रेस्ट एंड इट्स वन ऑफ द क्रूशियल आई सीन, मतलब कि इसके बाद जो यहाँ पे ये पॉइंट है, इसके बाद जो कैसे इसको मारा, जो हमारा जो फैल्कन बर्ड था वो एकदम, जो उसकी आंखें होती हैं एकदम क्या बोलते हैं उसको, हंटिंग के नेचर जैसा था, मतलब किसी को मारना वो चाह रहा था, लेकिन बेचारा क्या होगा, पीछे से बिल्ली ने ऑलरेडी आके इसको मार दिया। वही यहाँ पे सीन बताया जाए, तो जो भी मैंने बोला उसको अपने पॉइंट में कोशिश करना, इसको एलेबोरेट करके लिखने का। तो यहाँ से लेके ये बेसिकली यहाँ तक हमारे पास क्या था, टोटल सीन बोला फिर डिपिक्शन बोला हुआ है, यहाँ तक था। अब मैं चाहता हूँ इसको तुम खुद से मॉडिफाई करके लिखने का, देखते हैं क्या कितना लिख पाते हो। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा थर्ड था फैल्कन और बर्ड, वो भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो हमारा लास्ट है, लास्ट बोले फिर एक तरीके से हमारे पास लास्ट ये पेंटिंग है, कृष्णा लिफ्टिंग द माउंट गोवर्धन। जो कृष्ण भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत को उठाया था, वो कैसे किया था उसी के बारे में हमें देखना है। कोई बच्चा भी जानकर मैं बोलूँ कृष्णा जी माउंट गोवर्धन पर्वत को उठाते तो कैसा सीन हो सकता है, सिंपली क्या बोलेगा कि कोई कृष्णा जी यहाँ पे होंगे, अपने जो फिंगर लेफ्ट जो फिंगर था, सॉरी राइट जो फिंगर था, उसके अपने फिंगर पे क्या कहते हैं, गोवर्धन पर्वत को उठा लेता। अब लेकिन साइंस क्या बोलते हैं, मैं ऑलरेडी इसका बोलते हो, कोई भी चीज़ का अगर तुम्हें सेंटर पता हो तो सिंपली तुम उसे एक फिंगर से उठा सकते हो, एक फिंगर से। यस, एकदम रॉकेट हो, कोई कितना भारी से भारी क्यों ना कोई चीज़ हो, अगर मुझे किसी भी चीज़ का अगर मुझे सेंटर पता चल गया, अगर सेंटर जैसे हमें पता चलता है तो मैं उसको एक फिंगर, जो छोटा सा ये फिंगर होता है ना, उसके बल पे मैं उठा सकता हूँ। लेकिन सेंटर जानना, एक्यूरेट जाना बहुत 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 मुश्किल है, एक तरीके से इम्पॉसिबल ही है, इम्पॉसिबल बोल सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा मेजरमेंट या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जो एकदम एग्जैक्ट हमें सेंटर बता सके। कहीं ना कहीं हर चीज़ में हमारे पास एरर रहता ही है। तो यहाँ पे हमें मुगल वालों ने क्या किया था, जो कृष्णा जी थे, इन लोगों ने क्या, कृष्णा जी ने जो गोवर्धन पर्वत को जो उठाया था, बेसिकली उसी का इन लोगों ने पेंटिंग, उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे देखना है। तो वही अपना रूल क्या होता है, आर्टिस्ट, सबसे पहले हमें आर्टिस्ट लिखना है। हो इस आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट उसका नाम था मिस्किन। क्या बात है, ये आर्टिस्ट कौन सा पीरियड, बेसिकली कौन से पीरियड के अंदर बनाया गया था, 1585 टू 1590, इस पीरियड के अंदर इस पेंटिंग को बनाया गया था। APS, एस स्टैंड फॉर स्कूल, कौन से स्कूल में बनाया गया, जो अकबर था ना उसके स्कूल में बेसिकली बनाया गया था, अकबर स्कूल। APSM, M स्टैंड फॉर मीडियम। अगर ये याद करोगे ना APSM, कभी नहीं भूलोगे कि 4 पॉइंट तो तुम्हारे फ्री में ऐसे याद आ गए, APSM बस। लेकिन शर्त यहाँ पे कि आर्टिस्ट हमें पता होना चाहिए कौन से पीरियड था, स्कूल, मीडियम। ये तो लर्न करने के अलावा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं था। लर्न करने का सिंपल सा तरीका है कि जब भी फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में उठो तो 10 मिनट पेंटिंग को दे देना, अपने आप काम निपट जाएगा। तो बट इसको फटाफट कंप्लीट, आज किसी भी क्वेश्चन, आज तो यार पेंटिंग नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि हम लोग 2 चैप्टर अभी भी लेफ्ट है। तो बंगाल पेंटिंग तो चलो हम कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब कि कल मॉर्निंग में हम, अगर मैं थ्री वीडियो अगर मैं देता हूँ तो इजीली मॉर्निंग में हमारे पास क्या होगा, पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम PCM को देख सकते हैं। बिल्कुल हमें यही करना, क्योंकि मैं पेंटिंग को इसलिए कंप्लीट करता ताकि एक सब्जेक्ट रहे हमारे पास, साइड हो जाए, कंप्लीट हो रहेगा। फिर हमें मैथ्स PCM को यहाँ पे साथ में ध्यान देना है, मतलब कि मॉर्निंग में मुझे 3 वीडियोस एनी हाउ देना पड़ेगा, तब जाके हमारा मॉर्निंग में एक तरीके से पेंटिंग कंप्लीट हो सकता है। बिल्कुल, एनीवेज ठीक है। तो मीडियम बेसिकली था, कौन से मीडियम बनाया गया था, वाटर कलर ऑन पेपर। मीडियम तो वही हमारा वाटर कलर ऑन पेपर। यहाँ पे जो कलर बेसिकली जो यूज़ किया गया था वो था हमारे पास डार्क ब्लू कलर इज यूज फॉर स्काई एंड पेंट। डार्क ब्लू कलर इन लोगों ने यूज़ किया था स्काई और माउंटेन्स को शो करने के लिए, स्काई एंड माउंटेन्स
हैंड राइटिंग तो समझ में आ रहा है ना, इतना तो ठीक है, बाकी क्या भाड़ में। यहाँ पे सीन क्या था, अब यहाँ किसी में बच्चे से ही पूछ रहे यार ये बता दे इसका सीन कैसा होगा, बस उसको मैं इसको हिंदी में समझा दूँ, कृष्णा लिफ्टिंग इन द माउंट गोवर्धन, उसको हिंदी में बोल दूंगा वो भी समझ जाएगा कि मैं क्या होगा, कृष्णा जी होंगे जो अपने पर्वत पे क्या होगा, अपने फिंगर पे क्या बेसिकली उसको उठा पर्वत को उठाए होंगे, उसी का सीन होगा। तो यहाँ पे वही हमारे पास सीन है बेसिकली। तो देखो बेसिकली ये हुआ क्या, इसके पीछे एक स्टोरी है, हुआ क्या जो हमारे पास, मैं ठीक है बताऊंगा सीन से। इंद्रदेव थे, वो क्या था, वो बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि जो जो हमारे पास धरती पे जो अर्थ पे जो पीपल थे, वो क्या किया, उनको जो जितना उनको मिल रहा था, जो रिस्पेक्ट जितना मिल रहा था कम होना स्टार्ट हो गया, तो उनको गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गए, पता है कि ज़्यादा मतलब कि गुस्सा हो गया। तो उसने क्या किया, उन्होंने कंटिन्यूसली बारिश करना स्टार्ट कर दिया। तो बारिश ऐसा बोलते कि मैंने पढ़ा था, देखा था, ठीक है, कार्टून नेटवर्क पे ये कृष्ण एंड बलराम में। तो बेसिकली हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा बारिश होना स्टार्ट हो गया। तो बारिश होने की वजह से क्या होगी, कंटिन्यूसली बारिश अगर 10 डेज तक होता है एकदम ज़्यादा, तो मुसल बारिश फ्लड आ जाता है। तो वहाँ भी फ्लड आ गया। तो फ्लड आ गया तो क्या होगा, जितने भी जानवर से कैटल्स वगैरह थे, हाउसेस थे, सब क्या फ्लो करना स्टार्ट, भी सब बहना स्टार्ट हो गया। उसके वजह से बेसिकली क्या हो, कृष्णा जी को बोला अब मैं क्या करूँ, तो सिंपली गया गोवर्धन पर्वत को अपने फिंगर पर उठा लिया और उसके नीचे सब जाके क्या होगा, जमा हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, सब कुछ पूरा गाँव वगैरह सब कुछ बच गया। वही हमारे पास यहाँ पे सीन है। तो यहाँ पे सीन बेसिकली क्या बोला इन लोगों ने, देखो एक सेकंड मैं इस बुक को सीधा कर लूँ। तो बेसिकली जो सीन है यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, देखो माउंट गोवर्धन इज लिफ्टेड बाय लॉर्ड कृष्णा ऑन द लिटिल फिंगर, ऑन द लिटिल फिंगर। वही हमारे पास जो कृष्णा जी उसने क्या किया, अब यहाँ से लेकर के हमें यहाँ से बता रहा हूँ कहाँ तक हम लिख रहे हैं, जो हमारा कृष्णा जी उन्होंने क्या किया, अपने लिटिल फिंगर में बेसिकली क्या किया, पर्वत को उठा लिया। वही लिखा माउंट गोवर्धन इज लिफ्टेड बाय लॉर्ड कृष्णा ऑन द लेफ्ट लिटिल फिंगर, ऑन द लिटिल फिंगर ऑफ हिज हैंड बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द ब्रिजावसी। ब्रिजावसी वहाँ के जो लोग थे उनका नाम था, उनको जगह का नाम था ब्रिजावसी, हु आर सीन गैदर्ड विद देयर कैटल्स अंडर द माउंटेन गोवर्धन फ्रॉम डेल्गो ऑफ एन डिलाइट कॉस्ड बाय द एंग्री रेन। देखो गोद्र इंद्र भगवान, ठीक है। अब बेसिकली इतना कुछ लिखने का हमें जरूरत नहीं, हमें सिंपल सा ये लिखना है, देखो माउंट गोवर्धन इज लिफ्टेड बाय लॉर्ड कृष्णा ऑन द लिटिल फिंगर इन हिज लेफ्ट हैंड बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द ब्रिजावासी एंड इसके बाद ये लिख सकते हो कि जो हमारे पास एनिमल्स थे एंड हु आर सीन इन द गैदर विद द कैटल्स अंडर द माउंटेन्स इन गोवर्धन। बस ये डिले कॉज बात एंग्री रेन गॉड इंद्रा, इसे लिखने का जरूरत नहीं, हमें सिंपली यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ से माउंट से लेकर के गोवर्धन तक पढ़ना है, इसको अपने अपने लाइन में कोशिश करना ट्रांसलेट करना। यहाँ पे भी एक दो लाइन कॉपी पेस्ट मारूंगा, माउंट गोवर्धन से लेकर लिटिल फिंगर यहाँ तक तो ब्रिजावासी तक तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारो। उसके बाद जो ये लाइन है इसको कोशिश करना खुद से मॉडिफाई करने का। यहाँ पे सीन क्या है कि जो हमारे कृष्ण भगवान थे उसने क्या किया कि गोवर्धन को पर्वत को अपने फिंगर पे लिटिल फिंगर पे उठा लिया। उसके वजह से बेसिकली क्या हुआ, टॉयलेट का फिंगर नहीं है, लिटिल फिंगर जो था ना, इस पर पर्वत उन्होंने उठा लिया था बेसिकली। तो उन्होंने अपने लिटिल फिंगर पे उठा लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी इंद्र भगवान जो गुस्सा था पूरा वो सब कुछ एकदम शांत हो गया धीरे, क्योंकि उन्होंने देखा कि सारे जितने भी लोग थे, जितने भी एनिमल्स थे उस पर्वत के नीचे जाके छुप गए, जिसकी वजह से क्या सब कुछ बच गया। वही हमारे पास यहाँ पे सीन था, ठीक है। आई होप से यहाँ तक लिख के समझ जाओगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा पूरा जो यहाँ पे बेसिकली हमने पूरा यहाँ पे मुगल पेंटिंग्स के बारे में देख लिया पूरा डिटेल में कि क्या हमारे पास मुगल पेंटिंग होता है, कैसे हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन सी पेंटिंग होता है, उसका डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे तो कुछ लर्न, मैं पहले ही बोल चुका 20 to 30% तो मैं लर्न करना ही पड़ेगा एनी हाउ, चाहे हंस के करो या फिर ओके पढ़ना तो पड़ेगा ही एनी हाउ। क्योंकि अगर मुझे पेंटिंग 3 आवर्स और मुझे यहाँ पे देना है मोर 3 आवर्स, अगर मैंने और मोर दे दिया अपना फाइन आर्ट्स कंप्लीट, देखो लगता है देखने में कि ये एकदम पतला सा हो गया फटाफट यूँ कंप्लीट, बिल्कुल रियलिटी है कि अगर तुम पूरा वीडियो को मैनेज करो 6 आवर के अंदर में, मैंने पूरा वीडियो को मैं कंप्लीट मार दूंगा किसी बार की, 6 आवर से ज़्यादा करनी है। लेकिन बट क्या है कि थोड़ा सा मैं टाइम तो मुझे देना ही पड़ा, क्योंकि मैं फास्ट अगर रेलगाड़ी की तरफ और कुछ समझ में आना तो कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दिया। मैं डोंट वरी कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि अभी सही ट्रैक पे आना बहुत 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 ज़्यादा जरूरत है, जो कि मैं आ चुका हूँ। तो एनी हाउ अगर सुबह हमें 3 वीडियो मिल गया, ठीक है, तो काम बन सकता है अपना, कल सुबह तक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली देख लिया कि हमारे पास की जो जितना मुगल पेंटिंग था उसको कुछ यहाँ पे याद करना पड़ेगा। और मैं एक और बात बोल रहा हूँ, जितना भी मैंने सीन यहाँ पे छोड़ा, मैं चाहता हूँ ये कि खुद से एक बार सीन को लिखो और उसके बाद मैं चेक करने वाला हूँ कि हाँ क्या सीन लिखा है अपने लैंग्वेज में, ठीक है। एनीवेज जो भी है, अब तो यहाँ पे हमने पूरा मुगल पेंटिंग को अपने कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा डेक्कन पेंटिंग है, उसके बारे में पूरा डिटेल में देखना है कि डेक्कन पेंटिंग बेसिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो हमें स्टार्ट करना है। मुगल जो पेंटिंग था उसका बारे में मैंने पूरा डिटेल देख लिया। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, एक बार कोशिश करने को हमारे पास टाइम तो मिलेगा रिवाइज करने के लिए एग्जाम में, लेकिन उससे पहले एक बार पूरा वेल प्रिपेयर हो जाएगा नोट्स के साथ, जो भी है कि जिससे क्या हो कि एग्जाम में टाइम में थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। यही सजेस्ट करूँगा कि नोट्स अगर अच्छे से आ गया, एक एक पॉइंट यहाँ पे समझ लोगे ना, तो बाद में क्या होगा प्रॉब्लम नहीं होगा ना। अगर फर्स्ट टाइम अगर देखने जाओगे ना तो ऐसा लगेगा यार क्या चल क्या रहा है पेंटिंग में, है क्या ये, तो प्री बोर्ड या फिर एग्जाम दियोगे उसमें ऐसा लग भी रहा हो कि यार ये क्वेश्चन देखे आदमी घबरा जाता है, बौखला जाता है, बोलता है यार ये है क्या। बट रियलिटी में सब कुछ आसान है, बस ये कि अगर मेहनत किया, अगर अच्छे से पढ़ लिया ना तो एग्जाम आसान हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स बहुत टाइम से इंतजार करा कि कब पढ़ाओगे, तो मैंने सोचा कि बहुत हो गया ये, फटाफट इसको फाइनल्स को आज कंप्लीट मारते हैं, नहीं आओ फिर अपना स्टार्ट करेंगे बेसिकली फिजिक्स मैथ्स और पीसीएम जो है ना फटाफट हमें कंप्लीट करना है नहीं। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना मुगल पेंटिंग के बारे में पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट हमने देख लिया। जो मैंने जो सीन है वहाँ पे मैंने सीन कई बार क्या किया, मैंने बुक में बता दिया कि अच्छा ये सीन यहाँ से यहाँ तक उसको पढ़ लेना, क्योंकि मैंने इसलिए बताया क्योंकि वहाँ पे मैं इसका कुछ अपने फॉर्मल लैंग्वेज में क्या लिखा हूँ, मॉडिफाई करने का मुझे कोई जरूरत भी नहीं। अगर रट्टाफिकेशन मत बनाओ, जो मैंने सीन बताया उसको क्या करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना और कोशिश करना खुद से अपने लैंग्वेज में लिखने का सीन जितने भी है, ठीक है। अगर कहीं पर फिर प्रॉब्लम फिर बताना, फिर उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। अब हम चलते अपना जो नेक्स्ट जो बेसिकली था हमारे इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, बेसिकली हमने मुगल पेंटिंग के बारे में पूरा डिटेल में देख लिया,
शॉर्ट नोट्स अगर मुझे लिखने के लिए आता है बेसिकली तो अभी हमने देख लिया क्या 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 शॉर्ट नोट्स हमारे पास दे सकता है, पेंटिंग्स के बारे में आना चाहिए। एपीएसएम आना बहुत काम का ट्रिक है कि अगर मान लो कभी भी एग्जाम में कुछ भी याद ना रहा हो, एपीएसएम हमें याद आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये यार कि मैं आर्टिस्ट का कैसे याद करूँगा, पेंटर्स को नाम कैसे याद करूँगा। तो ये एक यही मैं सजेशन करूँगा कि एक ही इसका सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस जितना लर्न करोगे उतना ही इससे होने वाला है, क्योंकि 20 से 30% इसमें क्या है कि याद करने वाला चाहिए, तभी जाके कुछ होने वाला है। तो फटाफट अपना स्टार्ट करते हैं। देखो तो अपना फटाफट स्टार्ट करते हैं। अपना जो नेक्स्ट इसका टॉपिक था जिसका नाम था डेक्कन पेंटिंग। डेक्कन पेंटिंग या फिर हम इसको डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट भी बोल सकते हैं। डेक्कन पेंटिंग और डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। टूडुक 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 टूडुक, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल, डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। डेक्कन पेंटिंग बोला फिर डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट बोला। बेसिकली इससे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? तो सबसे पहले मुझे ऐसे दे सकता है, राइट एन ऐसे अबाउट डेक्कन स्कूल, शॉर्ट फॉर्म में डीएस लिख रहा हूँ, डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। और वी कैन से, ये कैमरा फिर हिलने लग गया आज, एक सेकेंड। फिर या फिर दूसरा मेरे को दे सकता है, अब नहीं हिल रहा होगा, राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। या फिर हमें इस टाइप का दे सकता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इतना क्यों हिल रहा है कैमरा यार आज, पता नहीं। उस टाइम तो अभी रिकॉर्ड करा तो उस टाइम नहीं हिल रहा। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। इस टाइप का हमें क्वेश्चन दे सकता है। मीन्स किसी भी टाइप से हमें क्वेश्चन दे सकता है, सबका आंसर क्या होगा? सेम। मीन्स क्वेश्चन को बोलने का तरीका मेरे पास अलग है, बट क्या होगा एक तरीके से सबका जो आंसर है वो क्या होगा हमारे पास सेम होने वाला है। कि या तो मुझे देगा राइट एन एसे अबाउट डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट, या बोले कि साइलेंट फीचर्स ऑफ बताओ भैया डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट क्या होगा, या फिर कोई बोले कि बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट क्या होगा। तो उन सबका आंसर हमारा क्या होगा? सेम होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट था, बेसिकली डेक्कन की है क्या, डेक्कन का मतलब क्या? तो देखो जैसे में हमारे पास एक सेकंड कंट्री का ये मैप, ठीक है, जैसा भी बन रहा है, ये बेसिकली कंट्री का मैप हमारा जो भी वर्ड बना दिया मैंने। तो यहाँ पे जो था ना, ये अपना जो वेस्ट वाला पोर्शन, ये नॉर्थ, यहाँ पे तो पूरा बेसिकली मुगल का पूरा एम्पायर था। लेकिन जो साउथ वाला रीजन था ना, इसको हम डेक्कन प्लेटो भी बोलते हैं। याद करना कुछ अगर सुना ऐसा कुछ वर्ड, डेक्कन प्लेटो, प्लेटो या फिर ऐसे कुछ बोलते हैं। डेक्कन प्लेटो जो साउथ का जितना हमारा एरिया था ना, जहाँ पे जो ब्रिटिश वगैरह थे, वहाँ पे उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते थे पहले। अभी हो गया ना स्टेट वाइज, क्या चाहे चलो महाराष्ट्र ये रहा, कर्नाटक ये रहा, फिर ये आंध्र प्रदेश ये रहा, उड़ीसा ये रहा, ऐसे अभी तो बढ़ गया। लेकिन पहले जो था, पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। पहले लोग बोलते थे मुगल एम्पायर हो गया, डेक्कन प्लेटो हो गया, फिर इस तरफ का कुछ वो ऐसे जो भी है सो वन ऐसे बोलते थे। तो वैसे डेक्कन प्लेटो जो था ना, पूरा एरिया साउथ का एरिया, साउथ का जो एरिया था उसे क्या बोलते हैं, डेक्कन एरिया को बोलते हैं। डेक्कन प्लेटो बोलो या फिर डेक्कन एरिया बोलो, एक ही बात है। वैसे एक बात पता होना चाहिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारा बेसिकली जो लाइन गुजरता है ना, वो वेस्ट बंगाल इनसे पूरे, ठीक है, ऐसी फालतू में इन्फॉर्मेशन है। तो इसका हम देखते हैं इसका आंसर बेसिकली क्या होने वाला है। सबसे पहले मुझे डेक्कन का मतलब समझ में आना चाहिए। डेक्कन का सीधे मतलब साउथ के रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, डेक्कन बोलते हैं। ये पॉइंट ऑफ क्लियर है। अब कौन कौन से एरिया में यार ये डेक्कन स्कूल ऑफ जो पेंटिंग था, डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट बोला फिर डेक्कन पेंटिंग था, कौन कौन से एरिया या फिर कौन कौन सा सिटी था जहां पे ये बनाया जाता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एरिया। ये बेसिकली देखो, ये अब मन में आएगा सवाल यार, ये बेसिकली डेराइव कहाँ से, ओरिजिन कैसे हुआ। तो यहाँ पे जो मुगल वगैरह थे ना, जैसे देखा इन लोगों ने यार, साउथ वाले जो यहाँ पे किंग्स वगैरह थे, इन्होंने देखा यार कि अपने जो नॉर्थ मुगल वगैरह एम्पायर्स के वो लोग यार पेंटिंग बना रहे, हमें भी क्यों ना कॉपी पेस्ट मारना चाहिए। फिर उन लोगों ने क्या किया, अपना पेंटिंग स्टार्ट किया। मतलब इन्फ्लुएंस मतलब इंस्पायर कहाँ से हुआ, जो हमारा मुगल थे, मुगल से बेसिकली क्या वो लोग इंस्पायर हो, फिर वहाँ से इन लोगों ने धीरे धीरे क्या हुआ अपना पेंटिंग स्टार्ट। देखना काफी जो सिमिलरिटीज है, बहुत सारा इन लोगों ने कॉपी पेस्ट मारा था किसका, मुगल वालों का। जैसे मुगल वाले बेसिकली बनाते थे उस टाइप का बनाते, बट इन लोगों ने थोड़ा बहुत वैरायटी भी रखा। क्या क्या वैरायटी रखा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से एरिया में बेसिकली डेक्कन को पेंटिंग को बनाया जाता था। तो सबसे पहला हमारा एरिया नाम ही है डेक्कन, तो सबसे पहले डेक्कन तो आएगा ही आएगा। फिर दूसरा बेसिकली है अहमदनगर, ये सिटीज है, ठीक है। देन हमारे पास आएगा बीजापुर, देन वी हैव आंध्र प्रदेश या फिर हैदराबाद बोल दो, हैदराबाद। फिर हमारा गोलकोंडा साउथ के नाम है यार, ये जगह के नाम है। फिर मैं बोल सकता हूँ तंजौर एक्सेट्रास, ठीक है। अब इसमें से तो याद कौन कौन से रखते हैं, एक तो डेक्कन, नाम सुनते डेक्कन अगर बारे में लिख रहे हैं तो डेक्कन तो याद रहेगा। चाहिए एक तो अहमदनगर याद कर लेना, हैदराबाद याद कर लेना, और एक बाकी इनमें से कोई भी जो तीनों में से कोई जगह चलेगा उसको कोई भी किया, चार तो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये पॉइंट तो समझ में आया कि कौन कौन से एरिया में डेक्कन पेंटिंग को बनाया जाता था। एक तो डेक्कन था, एक अहमदनगर हो गया, फिर बीजापुर हो गया, हैदराबाद हो गया, गोलकोंडा हो गया, तंजौर हो गया, कोई भी यहाँ पे जो ये सब जो जगह वहाँ पे मेरे को ये डेक्कन पेंटिंग को बनाया जाता था। ये कहानी यहाँ तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं यार कि जो पेंटिंग था वो किस टाइप का पेंटिंग बनाया जाता था। एरिया तो समझ में आ कि कौन कौन सा एरिया था। अब ये लोग पेंटिंग जो बनाते थे वो किस टाइप का पेंटिंग, इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा लाइन होता था, कौन सा कलर यूज होता था, कौन सा बैकग्राउंड होगा, कौन सा थीम ये लोग कौन सा थीम पे लोग बनाते थे, कौन से प्लांट्स क्या नेचर को यूज करते थे, क्या इसमें गार्नामेंट्स मींस क्या कौन से ड्रेस यूज करते, वो सारा कुछ अब हमें यहाँ पे देखना है। तो देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेक्कन पेंटिंग। तो पहला जो यहाँ पे था ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि डेक्कन पेंटिंग ना बोल के मैं इसको डेक्कन स्कूल भी, डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट भी बोल सकते हैं। देखो वैसे ही मैंने लिखा है, तो डेक्कन पेंटिंग कई बार ना बोल के हम डेक्कन स्कूल भी बोलते हैं, डेक्कन स्कूल, ठीक है। DECCEN है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, DECCEN स्पेलिंग देख लेना। तो डेक्कन पेंटिंग बोला, फिर डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट बोलो, दोनों क्या एक ही है। तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि क्या क्या था। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कौन से कलर्स ये लोग बेसिकली यूज करते थे। कलर्स पेंटिंग के अंदर कौन कौन से कलर ये लोग यूज करते थे। तो गोल्ड, ग्रे, सॉरी ब्लू, सॉरी ब्लू, ऑरेंज, और वी कैन से रिच कलर, जो मतलब कि एकदम डार्क, जो दूर से दिखाई देता है एकदम। अगर मैं दूर से देखो, अच्छा एक बात तो, जो ट्रैफिक लाइट होता है, कभी सोचना, एक जनरल का क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे ही, जो ट्रैफिक लाइट होता है, एक तो रेड होता है, एक ग्रीन होता है, और बेसिकली येलो होता है। ये क्यों, इसी तीन कलर के क्यों बनाया जाता है? कोई तो रीजन होगा ना कि यार ऐसा थोड़ी ना कि ये तीन कलर बना के कोई और कलर नहीं ले सकता। मेरा मन करे मैं व्हाइट लूँ, मेरा मन करे ब्राउन लूँ, मेरा मन करे ब्लू, क्यों ये तीन कलर क्यों ले सकता है? इसलिए लिया जाता है तीन, क्योंकि जो यहाँ पे याद करो, कोई हम पढ़ेंगे अभी ज्योमेट्रिकल वेप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल वेप्टिक्स जो ऑप्टिक्स में जो पढ़ेंगे अपना क्लास 12 में, उसको देखिए सीखेंगे। विबग्योर, VIBGYOR, कुछ याद है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं, वेवलेंथ मेरे पास इंक्रीज होता है। वेवलेंथ इंक्रीज मतलब कि वेवलेंथ का मतलब क्या है कि जो भी कलर, जैसे ब्लू है, ब्लू का वेवलेंथ कम हुआ, मीन्स अगर मैं ब्लू कलर को अगर मैं दूर से देखूंगा तो मुझे कम दिखाई देगा। वहीं अगर मैं येलो कलर को अगर मैं दूर से देखूंगा तो मुझे येलो कलर बहुत दूर से चमकता हुआ मिलेगा कि हाँ ये मेरे पास येलो कलर है। क्यों यहाँ पे ट्रैफिक लाइट इसलिए बनाया ताकि जो दूर से कोई पर्सन देखे, जैसे रेड हो गया, ग्रीन, फिर मेरे पास ग्रीन होता है, येलो, तो इसलिए बनाया जाता है कि दूर से कोई पर्सन देखे, उसका जो कलर है इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, मीन दूर से ही कलर दिखाई देता है। इसलिए क्या होता है, ये तीनों ट्रैफिक लाइट के यही कलर को हम यूज करते हैं। एनीवे जो भी है, तो यहाँ पे जो कलर है, गोल्ड हो गया, ब्लू हो गया, ऑरेंज, और वी कैन से रिच कलर जो होते हैं ना, बहुत दूर से जो दिखाई दे, उन सारे कलर, डार्क कलर होते हैं ना, उन सबको इन्होंने यूज किया। रिच कलर्स आर यूज, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड वही नेचर। नेचर क्या, ये पेंटिंग में नेचर को बनाते थे? बिल्कुल यार, नेचर में बिल्कुल बनाते थे। नेचर में क्या क्या है, वही हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, नहीं गलत है ये, ठीक है, ये एडिशनल पॉइंट आएगा वो, ठीक है, इसको कट कर लेना। जो सेकंड हमारा बेसिकली जो पॉइंट था कि ड्राइंग, मीन्स जो ड्राइंग ये लोग करते थे बेसिकली किस टाइप का ड्राइंग करते थे। तो ड्राइंग जो बेसिकली होता था बोल्ड एंड बोल्ड कलर, बोल्ड जो होता था ना, बोल्ड एंड ग्रेसफुल शेडिंग ये लोग यूज करते थे, बोल्ड एंड ग्रेसफुल। यार इतना हिल क्यों रहा है कैमरा, एक सेकेंड। शेडिंग्स मतलब कि जो ड्राइंग होता था एकदम बोल्ड बोल्ड बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि दूर से कोई पर्सन देखे ना तो उसको एकदम अट्रैक्ट हो जाए, मीन्स उसकी तरफ मतलब आकर्षण हो जाए। क्या बोलते हैं हिंदी में, आकर्षक जो भी है, मतलब कि अट्रैक्टिव हो जाए, ठीक है। इसलिए ड्राइंग लोग का बोल्ड एंड एकदम ग्रेसफुल शेडिंग यूज करते थे। अब इस जो पेंटिंग था उसके कुछ फीचर्स थे इन लोगों के। तो फीचर्स बेसिकली क्या था, फीचर्स, तो बेसिकली यहाँ पे पेंटिंग जो था उसका जो हमारा फीचर्स अगर मैं देखना चाहूँ तो बेसिकली वो जो था, वो लोग जो पेंटिंग बनाते थे ना, वो फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड बनाते थे। फ्लोरा एंड फौना। अब ये लग रहा है ये फ्लोरा एंड फौना क्या, कुछ अगर बचपन में कुछ वर्ड सुना है, कुछ फ्लोरा एंड फौना याद करो। प्लांट्स एंड प्लांट्स को बेसिकली हम बोलते हैं फ्लोरा एंड, जो हमारा एनिमल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं। मैं क्या मैंने कहीं गलत कुछ बोला? फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फौना मतलब एनिमल्स। तो बायोलॉजिकल टर्म है, जो बायोलॉजी डिफाइन करता है, जो फ्लोरा एनिमल, जो हमारे पास जितने भी बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कौन डिफाइन करता है, फ्लोरा। तो यहाँ पर लिख लेना, जो प्लांट्स होते हैं ना उसको हम बेसिकली बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, फ्लोरा। एंड जो हमारा एनिमल्स जितने भी होते हैं उसको अगर मैं बायोलॉजी टर्म में अगर डिफाइन करना चाहूँ तो उसे हम क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना तो बेसिक एनिमल्स, ठीक है, देख लेना एनिमल्स। तो बेसिकली जो इनका पेंटिंग होता था ना वो एकदम प्लांट, जो प्लांट्स एनिमल्स से रिलेटेड ये लोग पेंटिंग बनाते थे। एंड जो इसके अंदर ज्वेलरी जो यूज करते थे ना, एकदम एथिकल टाइप का ज्वेलरी, मीन पुराने जमाने में बहुत सारा जो ज्वेलरी पहनते थे ना उस टाइप के लोग पहनते थे। ज्वेलरी आर कॉस्ट्यूम, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरी आर ज्वेलरी, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना जो भी है। ज्वेलरी ऑफ एथिक टाइप, मीन्स एथिक मीन्स पुराने जमाने के जो टाइप के लोग जो पहनते थे ना, बहुत भरे पड़े, उस टाइप के बेसिकली पेंटिंग में लोग ड्रॉ करके बनाते थे। मीन्स जो पेंटिंग के जो फीचर्स क्या करते हैं, एक तो फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड लोग पेंटिंग बनाते थे। एंड जो उसके अंदर जो भी ज्वेलरीज वगैरह होती थी वो एकदम भरे पड़े, मतलब बहुत सारे ज्वेलरीज एथिक टाइप मीन्स बहुत सारे भरे पड़े, ये लोग बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज को इन लोग अपने पेंटिंग के अंदर बनाते थे। ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। ये कहाँ से इन्फ्लुएंस, इनको कहाँ से ऐसा नॉलेज मिला कि हमें भी पेंटिंग, एक तो मुगल से मिला ही मिला, लेकिन मुगल से भी ज़्यादा इनको जो पर्शियन थे, पर्शियन जो लोग होते थे ना, उनसे इसको और ज़्यादा मतलब पर्शियन लोगों ने इनको और ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कि तुम्हें भी पेंटिंग बनाना चाहिए, दिस दैट। तो ये लोग भी यहाँ पे पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। तो जो फोर्थ पॉइंट है बेसिकली इन्फ्लुएंस बाय, यानी कैमरा एक सेकेंड, क्या हो क्या रहा है इसको चाहिए इसको। तो इन्फ्लुएंस जो बेसिकली हुआ, ये लोग कहाँ से, वो जो पर्शियन थे ना, पर्शियन से इन लोगों ने क्या किया, इन्फ्लुएंस है। तो इन्फ्लुएंस बाय पर्शियन, ये फिर हिलना स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्यों, इन्फ्लुएंस बाय पर्शियन, ठीक है, हिलने तो जो भी है।
तो ये बेसिकली जो इन्फ्लुएंस है, मीन इनको आइडिया कहाँ से मिला पेंटिंग्स के बनाने का, तो कहाँ से पर्शियन जो लोग थे ना उनसे इन लोगों को क्या हुआ आइडिया मिला, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ डेक्कन स्कूल या फिर डेक्कन पेंटिंग के हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये था कि जो कलर बेसिकली यूज करते थे, ये बेसिकली गोल्ड कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, ब्लू कलर, ये और जितने भी रिच कलर्स होते थे ना ये लोग यूज करते थे। ड्राइंग कैसा बनाते थे, एकदम बोल्ड एंड ग्रेसफुल शेडिंग जैसे टाइप, बोल्ड मतलब बहुत बड़े बड़े डायग्राम ये लोग बनाते थे। और जो इनका जो फीचर था, फीचर फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड, मीन प्लांट्स एनिमल्स से रिलेटेड हो गया, या फिर जो इनका जो कॉस्ट्यूम या फिर जो क्या होता है उसका ज्वेलरी हो गया ना, वो एथिक टाइप में पुराने जमाने टाइप का ये लोग पहनते थे, बहुत भरा भरा। और जो इन्फ्लुएंस कहाँ से, बेसिकली ये लोग जो पर्शियन जितने लोग थे ना वहाँ से क्या हुआ, इनको इन्फ्लुएंस मिला कि हमें भी पेंटिंग को यहाँ पे बनाना चाहिए। तो ये बेसिकली हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक था किसका, हम लोग डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। अब ये हमने यहाँ पे एक एक करके सब कुछ देख लिया कि डेक्कन पेंटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो हमें पढ़ना है, तो अब जैसे हमने राजस्थानी पेंटिंग देखा या फिर हमने पहाड़ी पेंटिंग उसमें सब स्कूल देखा था, वैसे यहाँ पे हमारे कुछ डेक्कन स्कूल्स है, मतलब कि यहाँ पे सब स्कूल ऑफ ना बोल के हम लोग यहाँ पे डेक्कन स्कूल बोलने वाले हैं। कौन कौन से डेक्कन स्कूल है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखो यहाँ पे रियलिटी में तो डेक्कन स्कूल है, बट हम मन की आंखों में पता है कि जो सब स्कूल है किसके, डेक्कन स्कूल के। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, और ये हमारा पेपर क्या है ये, ओके जो भी है। तो ये अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपना सब स्कूल। मन की आंखों में क्या है, ये सब स्कूल ऑफ, ये कैमरा क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहा है आज, सब स्कूल ऑफ, फिर से हिलना स्टार्ट हो गया, डेक्कन स्कूल। और मैं बोल सकता हूँ डेक्कन स्कूल के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। मन की आंखों में तो हमें पता है कि क्या ये डेक्कन स्कूल है, मीन्स कि डेक्कन स्कूल था उसका जैसे सब पार्ट्स हो गए, मीन्स जो पेंटिंग था डेक्कन पेंटिंग वो कहाँ कहाँ और कौन कौन से ऐसे जगह पे था जहाँ पे ये बनाया जाता था, उससे हमें रिलेटेड पढ़ा। तो बट बुक वाले जो होते हैं ना वो डेक्कन स्कूल के बारे में बोलते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डेक्कन स्कूल है। अगर मान लो एग्जाम में गया राइट डाउन द डेक्कन स्कूल, तो हमें कौन कौन से लिखना होगा, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ। एक तो अहमदनगर हो गया, फिर हमारा बहुत सारे जो भी आने वाले उस सब हमें डिटेल में पढ़ना है। तो पहला जो सब स्कूल ऑफ डेक्कन स्कूल बोलो या फिर जो डेक्कन स्कूल था हमारा पहला, उसका नाम था हमारे पास अहमदनगर स्कूल, अहमदनगर अहमदनगर स्कूल। जो पहला बेसिकली जो हमने डेक्कन स्कूल था उसका नाम था अहमदनगर स्कूल। तो अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूँ, अगर हम जो देखो ये बेसिकली क्या है, जो सब स्कूल है, सब स्कूल मतलब जो हमने जैसे हमारे पास राजस्थानी पहाड़ी पेंटिंग के सब स्कूल थे, वैसे ही मेरे पास क्या है जो डेक्कन पेंटिंग था, फिर डेक्कन जो पेंटिंग या फिर डेक्कन स्कूल था उसका मेरा सब स्कूल है। बट रियलिटी में ये लोग क्या बोलते हैं स्कूल नाम, ये तो मन की आंखों में पता है, यहाँ पे लिख लेना ये मन की आंखों में पता है हमें कि क्या ये सब स्कूल है, मन की आंखों, ये हमें पता है कि मन की आंखों में क्या, ये बेसिकली ये मन की आंखों में पता है कि ये सब स्कूल, बट रियलिटी में कि डेक्कन स्कूल है कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो डेक्कन पेंटिंग था उसको जो बनाया जाता था, कौन कौन से ऐसे जगह जहाँ बनाया जाता उसको उन्होंने क्या बोला डेक्कन स्कूल है। तो पहला जो जगह का नाम, इसका नाम अहमदनगर। देखो अहमदनगर कोई किसका नाम नहीं है, वो एक सिटी है जो हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसका नाम है अहमदनगर। बहुत अच्छा जगह है घूमने वाला, ठीक है। तो जो भी एनी वैसे तो देखते हैं अहमदनगर में जो हमारे पास डेक्कन स्कूल जो पेंटिंग था उसको बनाया, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था वो हम देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हमने डेक्कन स्कूल ऑफ डेक्कन पेंटिंग में जो भी हमने पढ़ा, मीन्स हमने जो भी यहाँ पे जो एक से लेकर 4 तक जो भी हमने ये पॉइंट पढ़ा, सेम एज इट इज हमारा क्या होगा यहाँ पे भी होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम एज इट इज ऑफ, तुम यहाँ पे सेम एज इट इज मत लिखना, पूरा यहाँ पे लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। सेम एज इट इज ऑफ डेक्कन पेंटिंग, जो हमने डेक्कन पेंटिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक है सेम एज इट इज यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये अहमदनगर का अभी जो पेंटिंग था उसके भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा वही होने वाला है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, नहीं समझा मैं यहाँ पे, ये देखो तुम यहाँ पे मत लिखना सेम एज इट इज ऑफ डेक्कन पेंटिंग, मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं लिखना चाहता हूँ क्योंकि मैं टाइम को थोड़ा सा सेव करना चाहता हूँ। बट रियलिटी में तुम क्या करना, वीडियो को पॉज करके जो भी मेरे पास यहाँ पे डेक्कन स्कूल का जो पेंटिंग था, ठीक है, उसको यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। चलो ये कैरेक्टरिस्टिक तो समझ में आया कि जो भी अहमदनगर का जो मेरे पास स्कूल था वहाँ पे किस टाइप का पेंटिंग बनाता था, वो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक जो डेक्कन स्कूल का है वो वही हमारे पास क्या होगा, इसका भी हमारे पास होगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन से पीरियड में ये बेसिकली बना, इसको जो हमारा डेक्कन स्कूल जो था उस अहमदनगर का, तो कौन से पीरियड में बेसिकली डेक्कन पेंटिंग को बनाया जाता था। तो यहाँ पे 1590 से लेके 1610 तक बनाया जाता है, 1610 तक, ठीक है। अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि कौन कौन से इन लोगों ने पेंटिंग बनाया, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये पेंटिंग। तो सबसे पहले इन लोगों ने पेंटिंग बनाया हिंडोला रागा, क्या नाम है यार, हिंडोला रागा। फिर दूसरा इन लोगों ने बेसिकली बनाया मलिक अंबर। एंड अगर मैं थर्ड पेंटिंग के बारे में बात करूँ तो बुक में देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो जो थर्ड पेंटिंग था बेसिकली उसका नाम क्या था, बुरहान निजाम शाही 2 पोर्ट्रेट, ठीक है। पोर्ट्रेट मतलब पेंटिंग बना, तो थर्ड पेंटिंग था उसका क्या नाम था, बुरहान निजाम शाही 2 पोर्ट्रेट, ठीक है। ये लिख लेना, यहाँ पे कॉपी कर लेना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, 2 पेंटिंग पर लिख लोगे तो भी क्या होगा एज इट इज यहाँ पे लिख लेना, बुक से देख के लिख लेना। एंड
ये पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जो भी हमने डेक्कन स्कूल के बारे में पढ़ा वो एज इट इज मेरे पास क्या होगा, इसका भी वही कैरेक्टरिस्टिक होगा। कौन से टाइम में बनाया जाता था, 1590 से लेकर 1610 तक ये बनाया जाता था। उसके बाद कौन कौन सी पेंटिंग बेसिकली इन लोगों ने बनाया था, तो एक तो हिंदोला हिंडोला रखा, और दूसरा क्या था, मलिका अंबर, मलिका AMBAR, मलिका अंबर बेसिकली, और थर्ड था उसका क्या नाम था, मैंने बुक में मार्क करा दिया, उसको यहाँ पे लिख लेना। अब हम चलिए बस हो गया यहाँ पे अहमदनगर स्कूल क्या, अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन अहमदनगर स्कूल, तो सिंपली यहाँ पे मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट स्कूल था डेक्कन स्कूल में, उसका नाम था बेसिकली बीजापुर 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 स्कूल। अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूँ, अगेन वही जो डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग का जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक था वो सेम एज इट इज यहाँ पे रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे लिख लेना सेम एज इट इज ऑफ डेक्कन, सेम एज इट इज ऑफ डेक्कन पेंटिंग। जो हमारा डेक्कन पेंटिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक था वही सेम एज इट इज यहाँ पे भी हमारे पास उसका रिपीट होने वाला है। अब बस यहाँ पे देखना पीरियड कब ये बेसिकली बनाया गया, तो ये बेसिकली बनाया गया था 1590 से लेकर 1611 तक। यहाँ पे करेक्ट कर लेना 1590 से लेकर 1611 तक। अब इन लोगों ने कौन कौन सा बेसिकली इन लोगों ने पेंटिंग बनाया वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बस एक ही पेंटिंग बनाता है जिसका नाम है थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मीन्स प्रॉस्पेरिटी मतलब अच्छा अच्छा बताना, थ्रोन ऑफ, एक मूवी भी है वॉर ऑफ थ्रोन, ठीक है, यानी जो भी है थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि जो कुछ होगा थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बस हमें इतना जाना अच्छा अच्छा ये लोग जो वहाँ पे जो होता था, वहाँ पे बीजापुर स्कूल में जो भी अच्छा अच्छा होता था उससे रिलेटेड ही क्या करते हैं लोग, पेंटिंग बनाते हैं। प्रॉस्पेरिटी मतलब अच्छा 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 अच्छा, मीन्स बहुत अच्छा अच्छा पेंटिंग बना के दिखाते थे, अच्छा ये देखो हमारी ये पेंटिंग, अच्छा ये देखो हमारी ये पेंटिंग है, दिस दैट, इस टाइप के लोग पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पेंटिंग जो बीजापुर स्कूल में कौन सा पेंटिंग बनाया जाता है, थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। देखो MCQ में पूछ सकता है कि कोई भी स्कूल जैसे डेक्कन स्कूल दे देगा और बोला कि इस डेक्कन को बताओ व्हाट इज द विच पेंटिंग इज मेड विच पेंटिंग इज मेड इन द बीजापुर स्कूल, चार ऑप्शन दे देगा तो हमें पता होना चाहिए थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उसे हम टिक करके आ जाएंगे, ठीक है, फिर लिख लेना। अब जो नेक्स्ट जो स्कूल है बस इतना ही हमारे पास है, कैरेक्टरिस्टिक्स, पीरियड और पेंटिंग, बस हमें इतना पता होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट जो डेक्कन स्कूल है उसका नाम है हमारे पास बेसिकली गोलोकोंडा स्कूल, गोलोकोंडा स्कूल, गोलोकोंडा स्कूल। तो बेसिकली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे एक अटैच हो गया। देखो बाकी सारे पॉइंट तो मुझे यहाँ पे लिखना ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमें एक पॉइंट यहाँ पे एडिशनल हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक तो मैं सेम एज इट इज लिखूंगा जो हमारे पास जो डेक्कन पेंटिंग का था, जो हमने 5-4 वहाँ पे लिखा था वो एज इट इज। यहाँ पे लेकिन कुछ एडिशनल पॉइंट है, तो एडिशनल पॉइंट क्या क्या है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो एडिशनल पॉइंट देखो स्टार्टिंग पहले वन, एक तो अगर कभी भी कैरेक्टरिस्टिक लेना तो 1 से लेकर 4 तक तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, लेकिन इसके बाद भी जो गोलोकोंडा स्कूल था ना इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आ गए। क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज आ गए वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ एडिशनल प्रॉपर्टीज। आई होप तो समझ में आ रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना कि रट्टाफिकेशन चल रहा है, बाउंस बैक जा रहा है। तो एनीवे जो भी है, तो यहाँ पे पहला जो प्रॉपर्टी था इन लोगों ने क्या किया, जो गार्डन था, गार्डन से रिलेटेड, गार्डन जो होता है ना फूल वगैरह जो भी एनीवे जो भी है, तो उससे रिलेटेड लोग पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। एक तो गार्डन को बीच में ऐड कर दिया, एंड जो दूसरा ये लोग जो पॉइंट था यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, जो मेल और फीमेल का जो ये लोग जो पेंटिंग में जो ड्रेस बनाते थे ना वो एकदम डेकोरेटिव, मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेट करके लोग ड्रेस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आ गया डेकोरेटिव ड्रेस ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। मतलब कि यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहा है, मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा पेंटिंग था उसके अंदर जो ड्रेस था ना, बाकी पेंटिंग जो था उसके अंदर ड्रेस बनाते थे, लेकिन ये लोग क्या था डेकोरेटिव नहीं बनाते थे। बट यहाँ पे जो गोलोकोंडा स्कूल था ना, यहाँ पे जो डेक्कन प्लेटो या फिर डेक्कन पेंटिंग के अंदर मेरे पास जो स्कूल आता था डेक्कन गोलोकोंडा स्कूल, उसके अंदर जो ड्रेस बनाते थे लोग वो एकदम डेकोरेटिव टाइप के लोग बनाने पड़ गए। वही यहाँ पे एक एडिशनल 2 पॉइंट हमारे पास अटैच होगा, 1 से लेकर 4 तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे 2 पॉइंट यहाँ पे क्या होगा एडिशनल मुझे यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। आई होप सो ये 2 पॉइंट अटैच हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका पीरियड कि कब ये बेसिकली बनाया गया। तो जो इसका पीरियड था वो था 1590 से लेके 1611 AD। अब यार ये कैसे याद होगा, वही सवाल यहाँ पे कि पेंटर्स के नाम, बहुत देखो सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पेंटर्स के नाम और जो कब कौन से पीरियड में बनाया गया इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि जब सुबह उठो, जब फर्स्ट टाइम जब मॉर्निंग में उठो, एक बार क्या करना, जो नोट्स है ना उसको एक बार फटाफट पढ़ने पलट लेना, जिससे क्या होगा थोड़ा सा रिवाइज डेली होता रहेगा, दिमाग में फिट हो जाए, अच्छा ये, हाँ अच्छा ये ऐसे ऐसे। लेकिन लास्ट में जब अपना पूरा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब तो अभी बस 2 चैप्टर तो और बच गए छोटे छोटे, नेक्स्ट चैप्टर तो छोटा सा, लेकिन जो लमना जो फाइनल चैप्टर था मॉडर्न स्कूल मॉडर्न ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर और वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पीरियड ठीक है, एनीवे तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक क्या है कि जो हमारा जो बुक है ये, तो आई होप से ये बुक तो है, उसके जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पे जो हमें गिवन है इसमें सब कुछ यहाँ पे पेंटर्स वगैरह के नाम गिवन है, बस हमें क्या करना है एक बार डेली इसको देखते रहना है, जिससे हमें क्या हो कि याद रहे। तो अब हम चलते हैं, अपना पीरियड हो गया। अब हमें बेसिकली यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी पेंटिंग इन लोगों ने बनाया था। तो पेंटिंग बेसिकली था लेडी विथ मैना बर्ड, मायना लेडी विथ माइना बर्ड, कोई बर्ड है का उसके साथ कोई लेडी होगी, उसका इन लोगों ने पिक्चर बना दिया माइना बर्ड, ठीक है। जो और दूसरा जो इन लोगों ने पेंटिंग बना हुआ ना चंदा चंदा मेरे जो भी है चंदा बीबी प्लेइंग
चंदा बीबी प्लेइंग पोलो। और इसको और ये लोग क्या बोलते थे, चौगन। चौगन चौगन ये एक गेम होता था बेसिकली, जो चंदा भी मतलब कोई क्वीन है जो गेम खेले, मतलब होता क्या, देखो ये गेम ऐसा होता है ना, गोल्फ टाइप का ही होता है, जो यहाँ पे देखो हॉर्स पे हम लोग बैठते हैं, फिर हमारे पास गोल्फ टाइप का होता है, वो हमारे पास एक बॉल होता है, उसको उठा के गोल पोस्ट में यहाँ पे फेंकना पड़ता है। ये पोलो एक गेम होता है बेसिकली, सर्च मारना पोलो की आ जाएगा इंटरनेट पे। तो ये अभी तो हम लोग बोलते हैं कि पोलो बोलते हैं, बट पुराने जमाने में क्या होता है, चौगन। तो यहाँ पे हमें पेंटिंग इसके बारे में पढ़ना भी है, चंदा भी प्लेइंग पोलो इसके बारे में पूरा डिटेल में भी पढ़ना है, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी फटाफट। तो यहाँ पे दो पेंटिंग इन लोगों ने बनाई, एक तो लेडी विद माइना बट, और दूसरा जो इन लोगों ने पेंटिंग बनाया चंदा भी प्लेइंग पोलो। मीन्स गेम था, वो जो चंदा बीबी कोई क्वीन है, वो जो क्या कर रहा है, ये गेम यहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हमारा पेंटिंग था, गोलकोंडा स्कूल देख लिया हमने, फिर अहमदनगर देख लिया, बीजापुर स्कूल भी देख लिया, जो लास्ट जो बेसिकली हमारा स्कूल था उसका नाम था हैदराबाद स्कूल, सॉरी सेकंड लास्ट। तो ये सेकंड जो लास्ट जो हमारा स्कूल है उसका नाम है हैदराबाद, हैदराबाद हैदराबाद स्कूल। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक थे, अगर मैं बोलूँ इसका, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखना सेम एज गोलकोंडा स्कूल, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बोलूँ, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, सेम है जो हमारे गोलकोंडा स्कूल में था, कि हमारे पास मेल और फीमेल का डेकोरेटिव ड्रेस आ गया, फिर हमने ये गार्डन से रिलेटेड पेंटिंग, सेम वही हमारे पास क्या होगा यहाँ पे भी आएगा, सेम सारा। बाकी देखो डेकन पेंटिंग तो मुझे लिखना ही लिखना है, 1 से लेकर 4 तक तो लिखूंगा लिखो, लेकिन साथ में जो एडिशनल पॉइंट है वो भी मुझे यहाँ पे अटैच करना हो, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सेम एज डेकन पेंटिंग एंड गोलकोंडा गोलकोंडा स्कूल, गोलकोंडा स्कूल। देखो यहाँ पे मैं टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ, तो ऐसा मत करना कि ये लाइन लिख के भागे, नहीं, पूरा पॉइंट एक एक वीडियो को भले ही 2 मिनट लगेगा टाइम, पॉज करके पूरा एक एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, जिससे क्या हो कि कंफ्यूजन ना हो कि बाद में ऐसे अच्छा एग्जाम में लिख के आ जाओ सेम एज डेकन पेंटिंग एंड गोलकोंडा स्कूल, वो बौखला जाओ, बोले क्या बोल लिखना क्या चाह रही है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मेरे पास यहाँ पे टाइम कम है थोड़ा सा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, बाकी मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करूँ, इससे अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट नोट बना के, ताकि तुम जो भी यहाँ पे पेंटिंग जिसका लिख रहा हूँ पूरा 1 to 4 लिखो, फिर 5 और 6 जो अपना एडिशनल पॉइंट है वो हमें यहाँ पे मेंशन करा है। तो कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, अब देखते हैं हम ये पीरियड कि कौन से पीरियड में बेसिकली इसको बनाया गया था। तो लेट ऑफ 18th सेंचुरी जब खत्म होने वाला था, उस टाइम में बेसिकली इसका पेंटिंग इन लोगों ने स्टार्ट किया बनाना। एंड कौन कौन सी पेंटिंग इन लोगों ने बनाया टोडक। तो यहाँ पे जो पेंटिंग बनाना है, प्रिंसेस इन अ कंपनीज ऑफ मेड, प्रिंसेस जो राजकुमारी है, प्रिंसेस इन कंपनी ऑफ मेड, मीन्स नौकरानी के साथ वो बैठी हुई है, उसका इन लोगों ने क्या है एक पेंटिंग बनाया। जो नौकर होते थे बेसिकली उनके साथ ये बैठी हुई है, मतलब कि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे नौकर आजू बाजू बैठे और जो प्रिंसेस है उसको कुछ दे सामान वगैरह दे रहा है, उस टाइप के लोगों ने क्या किया कुछ पेंटिंग बनाया, ठीक है। तो ये हमारे पास पेंटिंग था। तो हैदराबाद स्कूल में क्या था, वो आई होप से कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, पीरियड देख लिया, पेंटिंग देख लिया। अब जो हमारा जो लास्ट स्कूल था जिसका नाम था, एक मूवी आया था तंजावनी, क्या था अजय देवगन का, जो भी है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्कूल है बेसिकली उसका नाम है तांजोर स्कूल। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, बुक से सही लिखा है फिर मिस्टेक किया हमने, तांजोर स्कूल। तो तांजोर स्कूल का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या है, सेम एज इट इज जो हमारा जो तांजोर स्कूल है जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिकली क्या है, एकदम सेम एज इट इज है, किसकी तरह, डेक्कन स्कूल की तरह। गोलकोंडा और हैदराबाद स्कूल से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पे लिख लेना सेम एज डेक्कन पेंटिंग। जो डेक्कन पेंटिंग है जो बेसिकली था उसके जैसा है, मतलब कि 1 से लेके 4 तक तो मुझे लिखना ही है जो भी हमने डेक्कन पेंटिंग पढ़ा। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एडिशनल है, यहाँ पे नेक्स्ट जो एडिशनल पॉइंट है कि यहाँ पे शेडिंग का यूज़ हो गया। शेडिंग इस यहाँ पे अगर जो पेंटिंग था उसके बीच में लोग शेडिंग करना स्टार्ट कर दिए। टेक्निक इज यूज शेडिंग, टेक्निक इज यूज इन पेंटिंग, इज यूज इन पेंटिंग। बस यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट ये था, मतलब कि जो शेडिंग था, जो शेडिंग अभी तक हमने देखा जो भी पेंटिंग में, किसी भी पेंटिंग में शेडिंग हमने नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली था जो तांजोर स्कूल था वहाँ पे क्या किया लोगों ने जो शेडिंग होता है ना उससे रिलेटेड लोग यहाँ पे पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट लगे 1 से लेकर 4 तक तो मुझे डेक्कन पेंटिंग जैसा लिखना है, लेकिन जो लास्ट जो होगा वो क्या होगा, जो शेडिंग टेक्निक का हम जो यूज़ किया वो हमें यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन से पीरियड में बेसिकली बनाया गया, तो 18th सेंचुरी के अंदर ये बनाया गया, 18th सेंचुरी। अब कौन कौन से पेंटिंग इन लोगों ने बनाया, अब हमें देखना है कि कौन कौन से पेंटिंग इन लोगों ने बनाया। तो देखो जो बेसिकली हमारे घर पे सबके घर में कैलेंडर होता है, तो वहाँ देखना यहाँ पे राम जी होते हैं, सीता जी होता है, यहाँ पे भरत शत्रुघ्न हनुमान लक्ष्मण जी, और ये हनुमान जी नीचे बैठे होते हैं। उस टाइप का जो पेंटिंग होता है ना वो उसी उन लोगों ने क्या किया, जो तंजोर स्कूल था वही पेंटिंग क्या किया इन लोगों ने बनाया। तो वही यहाँ पे लिखा, अगर उसको लिखना चाहो एक्सप्लेन अपने लगे जो लिख लेना, देखो वही लिखा हुआ है, राम एंड सीता आर ऑन क्रोन accompanied एनाइड बाय हिज ब्रदर एंड अ लेडी अलॉन्ग विद ऋषि कंट्रीज एंड प्रिंसेस इन द बैकग्राउंड, हनुमान एंड सुग्री ऑन फोरग्राउंड। मतलब कि ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारे इसको अपने लैंग्वेज में कोशिश करना ट्रांसलेट करने का, जो हमारे कैलेंडर होता है घर में, वहाँ पर राम जी सीता जी भरत शत्रुघ्न हनुमान लक्ष्मण जी सुग्रीव से बैठे होते हैं ना, वहाँ पर राम जी सीता जी बैठे होते हैं, बाकी सब खड़े होते हैं, वही पेंटिंग इन लोगों ने यहाँ पे बनाया। तो उसको डिस्क्राइब करके लिख लेना अपने लैंग्वेज में जो भी यहाँ पे लिखना चाहो। तो यहाँ पे बेसिकली हमने पूरा डेक्कन स्कूल के बारे में देख लिया कि क्या क्या हमारे कौन कौन से डेक्कन स्कूल है। और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द राइट डाउन द व्हाट
व्हाट आर द डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग, राइट डाउन द नेम्स ऑफ डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो कौन कौन से डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग हो, एक तो अहमदनगर होगा, फिर दूसरा में क्या बोल सकता हूँ हैदराबाद स्कूल, तीसरा में बोल सकता हूँ तंजौर स्कूल, फिर चौथा क्या गोलकोंडा स्कूल। मतलब सब एक तरीके से हमें मन की आंखों में तो पता है ये जो स्कूल है ये बेसिकली क्या है, मतलब सब स्कूल है, बट रियलिटी में बेसिकली ये क्या है हमें पता है कि डेक्कन स्कूल है, बेसिकली सारे क्या है डेक्कन स्कूल के हमारे पास पार्ट है। तो आई होप सो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गया होगी, एक ही पॉइंट मैंने जो बताया जो भी आई होप तो समझ में आ गया होगा। अगर ठीक है एक और बात जो मैंने यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स में, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ठीक है सेम एज डेक्कन पेंटिंग, तो तुम्हें ऐसा नहीं लिखना है यहाँ पे, तुम्हें पूरा 1 to 4 स्टेप लिखना है, उसके बाद क्या करना है आगे बढ़ना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हमें देखना है कि दो हमें पेंटिंग्स है उसके बारे में हम पूरा यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, एक तो चांदा बीवी प्लेइंग पोलो या फिर चौगन, और एक दूसरा जो पेंटिंग है जो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो पेंटिंग मुझे कंफर्म नहीं कि सिलेबस में है या फिर एक बार चेक कर लेना कि मुझे ये बता देना कि जो हमारे पास जो डेक्कन स्कूल है उसके अंदर कौन कौन से पेंटिंग है। तो पहला जो हम देखने वाले हैं शॉर्ट नोट्स हम देखेंगे किसके, चांदा बीबी शॉर्ट नोट्स। तो पहला जो हमारे पास उसका नाम है चांदा बीबी, चांद बीबी, चंदानी चांद बीबी प्लेइंग पोलो। ये बेसिकली गेम टाइप का होता है और इसी को ये लोग पहले के ज़माने में क्या बोलते थे, चौगन बोलते थे, चौगन चौगन। बेसिकली होता क्या है यहाँ पे हॉर्स पे लोग बैठ जाते हैं ठीक है, और यहाँ पे गोल्ड जैसा स्टिक होती है, ये बॉल नीचे होता है, इसको मार मार के किसी गोल्ड पोस्ट के अंदर क्या होता है हमें गोल्ड करना होता है। इसी टाइप का गेम होता है, सर्च करना पोलो इंटरनेट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें चांदा भी प्लेइंग पोलो इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना। तो सबसे पहले हमारा ट्रिक क्या है, APSM आर्टिस्ट, इसके आर्टिस्ट कौन है। तो सबसे पहले हम इसका देखना है आर्टिस्ट कौन है। तो बेसिकली आर्टिस्ट कौन होगा इसका अननोन, हमें नहीं पता इसका आर्टिस्ट कौन है, अननोन। अब हमें देखना है पीरियड कि कौन से पीरियड का है बेसिकली। तो इसको कौन से पीरियड में बनाया गया था, 18th सेंचुरी। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमने चांदा बीबी प्लेइंग पोलो में, या जो हमारा गोलकोंडा स्कूल था इसका मैंने पीरियड नहीं लिखा क्या, 1590 से 1611 में, बट रियलिटी में 18th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, 18th सेंचुरी AP। अब हमें देखना है स्कूल कौन से स्कूल में बनाया गया था, फटाफट याद करो कौन से स्कूल में बताइए। तो ये बेसिकली हमारा गोलकोंडा स्कूल में था, गोलकोंडा स्कूल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कूल कौन सा था, गोलकोंडा स्कूल, गोलकोंडा स्कूल। अब हमारे पास APSM हमारे पास मीडियम, तो वही हमारे पास वाटर कलर ऑन पेपर, वाटर कलर लिया और पेपर पे बना दिया इन लोगों ने, वही हर सबका तो मीडियम सेम ही है, वाटर कलर ऑन पेपर। अगर मैं बैकग्राउंड देखना चाहूँगा, बैकग्राउंड इस पेंटिंग का बेसिकली बैकग्राउंड क्या क्या हो सकता है, तो हमारे पास रॉक्स हो गया, पीछे बना दिया पत्थर बना दिया, फिर हार्ट्स बना दिया, छोटे छोटे घर बना दिया, और पीछे कुछ ट्रीज वगैरह बना दिया, इस टाइप के इन लोगों ने बना दिया। देन अब हम देखते हैं इसका मेन जो सीन है, यहाँ पे सीन या फिर डिपिक्शन बोलो, यहाँ पे बेसिकली है क्या, तो जो हमारा चांदा बीबी है, मीन कोई क्वीन है, वो क्या करिए पोलो खेल रही है, किसके साथ कुछ मेट्स है उसके साथ क्या करिए पोलो खेल रही है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ चांद बीबी प्लेइंग पोलो विथ हर कंपनीज। मेट्स क्या लिखना, विथ हर कंपनी लिख देता हूँ डायरेक्टली, विथ हर कंपनीज, मतलब कि उसके कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा पोलो गेम खेले ठीक है। आगे क्या लिखना है, आगे कुछ भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पे चांदा भी प्लेइंग का अगर मैं लिखना चाहूँ कि अगर एग्जाम में कभी भी आ गया तो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले APSM अपना रूल, उसका बैकग्राउंड क्या है रॉक्स हार्ट, और पीछे रॉक्स हार्ट ये ट्री है बेसिकली, पीछे ट्रीज वगैरह कुछ होने, और जो सीन बेसिकली क्या है, जो चांद बीबी है वो बेसिकली क्या करिए पोलो गेम है वो खेले किसके साथ, अपने कंपनी साथ, उसका कुछ फ्रेंड्स के साथ क्या करिए उसके साथ खेल रही है। तो ये हमारे पास चांद बीबी प्लेइंग पोलो का पूरा यहाँ पे मैंने बता दिया। अब एक और इसमें कोई पेंटिंग है हमारे पास जो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, इसको एक बार चेक करना कि इसके बाद जो चांद बीबी प्लेइंग पोलो इसका एक और पेंटिंग है, कौन सा बच्चा उसके बारे में हम देख लेंगे एक बार फटाफट। अब मुझे भी नहीं पता कि अभी मैंने एग्जैक्ट देखा नहीं है कि है या फिर नहीं, एक बार बता देना मुझे कि कौन सा इसके अलावा दूसरा जो पेंटिंग है जो हमें यहाँ पे पढ़ना है डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट में। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। यहाँ पे पूरा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट एंड मुगल स्कूल के बारे में। यहाँ पे हमें ओरिजिनल क्वेश्चन आना श्योर है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है पक्का यहाँ, और यहाँ से बेसिकली पेंटर्स होते हैं ना, पेंटर्स का नाम यहाँ से श्योर आना ही आना है। देख लेना शॉर्ट नोट्स तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ पेंटर्स का नाम भी रख देता है, या तो यहाँ से दे देगा कि राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ मुगल या फिर डेक्कन प्लेटिंग, डेक्कन दोनों में से कोई एक। हमें एग्जाम में श्योर ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलते देखो 10 मार्क्स से यहाँ पे, बट रियलिटी में हो जाता है 10, बट ये जो चैप्टर ना ये इससे 10 मार्क्स से ज्यादा, ये और द मॉडर्न स्कूल ऑफ जो ट्रेंड है ना, उन दोनों चैप्टर्स को मिला के उन दोनों चैप्टर से, एक तो ये और जो लास्ट चैप्टर हमारा द मॉडर्न स्कूल ऑफ ट्रेंड ऐसा चैप्टर है, उन दोनों से क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा आता है। इसलिए बोला कि ध्यान से यहाँ पे पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे पेंटर्स का नाम बहुत ज्यादा है, इसलिए एक एक पेंटर्स को ध्यान से रिवाइज करना, कंफ्यूज होने का कुछ भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। मैंने एक एक स्टेप यहाँ बताया, कहीं पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे तुरंत इन्फॉर्म करना, फिर हम उसको क्या करेंगे सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है अपना सेकंड चैप्टर। अब जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसके बारे में देखना है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग था, उसके बाद क्या हुआ हम अपने स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर जो बेसिकली है उसका नाम है बंगाल स्कूल ऑफ, छोटा सा चैप्टर है ये, बेसिकली पूरा हमें इंडियन फ्लैग के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ठीक है। देखते हैं इसके और इस चैप्टर के बारे में क्या ये बोलना क्या चाह रहा है।
पेंटिंग है, या फिर हम बोल सकते हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, ऐसे कुछ बोल सकते हैं जो भी चैप्टर है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, देखो यहाँ पे हुआ क्या, जो हमारा 18th सेंचुरी था, जब हमारा 18th सेंचुरी जब एंड होने के टाइम आ गया, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ फटाफट। तो 18th सेंचुरी जब हमारे पास एंड हो रहा था, उस टाइम क्या होता, जो हमारा ब्रिटिश था उसका बहुत ज़्यादा, अपने इंडिया जो कंट्री था उसमें बहुत ज़्यादा राज हो गया, मीन उसका बहुत पावरफुल हो गया। अब वो पावर पूरा पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैल गया। अब उन्हें हुआ, देखो जो अंग्रेज थे ना, बेसिकली सबसे पहले कलकत्ता में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इंडिया का सबसे पुराना कंपनी, जो पहला जो कंपनी खड़ा हुआ था इंडिया के अंदर, वो कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में। वहीं से क्या हुआ, अंग्रेज जो अपने ब्रिटिश थे ना, वही पूरा वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करना स्टार्ट हुआ। वो रियलिटी में ब्रिटिश जो थे वो इंडिया पे कैसे कब्जा कर पाए, क्योंकि पता है इंडिया के जो लोग थे मनी पे बिक जाते। तो वही यहाँ पे हाल हुआ कि इंडिया को लोग पैसे दे रहे थे ब्रिटिश वाले। और देखो डॉलर के मुकाबले इंडिया में तो बहुत सस्ता है, वहाँ पे $1 या फिर 1 पाउंड कितना होता है, 70-68 रुपीज़ के हिसाब से होता है। तो ये बेसिकली वो आते थे इंडिया को पैसे वगैरह देते, तो पूरा इंडिया का सब कुछ एक ही पॉइंट ये लोग जान गए। फिर लोगों ने इंडिया पे अटैक किया, फिर कलकत्ता में इन लोगों ने अपना कंपनी बनाया, सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर धीरे धीरे क्या किया, स्लोली क्या किया, पूरा इंडिया पे इन लोगों ने अपना पावरफुल यहाँ पे पावर जमा दिया। अब हुआ क्या रियलिटी में, जब 18th सेंचुरी जब मेरे पास था, तो 18th सेंचुरी जैसे जैसे खत्म हो रहा था, पूरा जो ब्रिटिश था उसका पूरा पावर हमारे पास इंडिया पे आ गया था। चलो ये आ गया 100 साल, हमारा 100 ईयर्स जो हमारे ब्रिटिश थे ना, उन लोगों ने हमारे पास देश पे राज किया था। एनीवेज, तो 18th सेंचुरी जैसे जैसे फिनिश होने की तरफ बढ़ रहा था, अपने पूरे इंडिया पे था, वो ब्रिटिश लोगों ने पूरा अपना एक पावर अपना जमा लिया। अब हुआ क्या, वो जो अब उन लोगों ने पूरा पावरफुल अब आ गया कंट्री के पास, ब्रिटिश के पास पूरा पावर आ गया। तो उन्होंने देखा जो आर्ट था इंडिया का, उन्हें आर्ट बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने बोला क्या ये आर्ट, क्या जो अपना जो इंडिया का ट्रेडिशन था, जो अपना इंडिया का कल्चर, उसे उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, इसको चेंज करो। अब चेंज करने की तरफ बढ़ गए। अब हुआ क्या, यहाँ पे जो इंडिया का जो आर्ट था धीरे धीरे एकदम डाउन होना स्टार्ट हो गया, और जो ब्रिटिश का जो आर्ट था वो क्या हुआ, ऊपर आना स्टार्ट हो। क्यों, देखो जिसका पावर रहता है सीधे सीधे बात उसका बात तो मानना ही पड़ा। क्यों, क्योंकि पता है कि हमें जो ब्रिटिश का रूल था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो उन लोगों ने हुआ क्या, जो ब्रिटिश जो पेंटिंग था जिसका नाम था कंपनी पेंटिंग, ऐसे कुछ बोलते हैं कंपनी पेंटिंग, ये बेसिकली ब्रिटिश पेंटिंग था। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना साइड में, ब्रिटिश पेंटिंग, बीपी ब्रिटिश पेंटिंग, ठीक है। तो ये ब्रिटिश बेसिकली पेंटिंग था, जो कंपनी पेंटिंग था। ब्रिटिश लोगों ने बोला जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया का जो पेंटिंग, इसको डाउन करो, हटाओ और भगाओ, और जो हमारा जो पेंटिंग उसको तुम लोग और थोड़ा सा एफर्ट करो, जिससे हमारा जो पेंटिंग है थोड़ा और ऊंचा। अब क्या हुआ यहाँ पे, देखो अब हमें पता है कि हर जगह क्या होता है, कोई ना कोई इसको सपोर्ट करता है, कोई ना कोई उसके अगेंस्ट तो जाता ही जाता है। तो 99% तो पीपल इसके सपोर्ट में चले, बट कुछ जो ऐसे पीपल्स है जो बहुत जो अपने फ्रीडम फाइटर्स है, उन लोगों ने कुछ जो हमारे बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गया, भगत सिंह, तो ये तो लेटर ऑन बाद की बात है। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो कुछ फ्रीडम फाइटर थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, इसके अगेंस्ट किया। तो देखो लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, स्टोरी देखो यहाँ पे हुआ कि जो ब्रिटिश का एक जो प्रिंसिपल था, किसी मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट का जो प्रिंसिपल था, वहाँ का जो स्कूल था बेसिकली, अभी जैसे कैसे हमारे कॉलेज है वैसे हमारे पहले की स्कूल था। तो वहाँ पे मद्रास स्कूल ऑफ एक आर्ट था, मीन्स एक स्कूल था, वहाँ का एक प्रिंसिपल था जो ब्रिटिश था, उसका नाम था बेसिकली मिस्टर ईबी, ठीक है, जो भी नाम है मिस्टर ईबी उसका नाम था, वो अगेंस्ट था। उसने बोला नहीं, अपने 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 कंट्री का अपना अपना कल्चर होता है, हम उसे रहने देना चाहिए, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट उन्हें अभी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बोला नहीं, हमें इस कल्चर को तो हटाना, रिमूव करना ही करना नहीं। तो मिस्टर ईबी ने इसके अगेंस्ट किया। लेकिन हुआ क्या, जब मिस्टर ईबी को ट्रांसफर कर दिया, वो रियलिटी में मद्रास स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उन लोगों उसने जब ये क्वेश्चन उठाया तो उनको ट्रांसफर कर कलकत्ता भेज दिया। तो जैसे ही कलकत्ता गए, उन्होंने आगे से अपना लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया, ये बहुत गलत हो रहा है, तुम्हारा पेंटिंग को डाउन किया जा रहा है। तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो बहुत बड़े ग्रेट लीडर है, जिन्होंने जन गण मन लिखा था, वो क्या किया, उन्होंने क्या किया बेसिकली इसका सपोर्ट किया। मिस्टर ईबी के क्या हुआ सपोर्ट में, स्टार्टिंग वो और गजेंद्र नाथ टैगोर, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, मिस्टर ईबी के सपोर्ट में फिर लोगों को इन्फ्लुएंस किया इसके बारे में कि हमारा पेंटिंग डाउन हो जाएगा, हमारा कल्चर सब कुछ डाउन हो जाएगा। तो धीरे धीरे स्लोली क्या हुआ बेसिकली, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ना स्टार्ट हो गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा जो इंडिया का फ्लैग है ना, वो हमारे पास आया। ऐसे नहीं है, बहुत लंबा इसका स्टोरी है कि आपने पढ़ने चला जाओ तो बहुत लेंदी हो जाएगा इसका, ठीक है, उतना तो मुझे सोशल साइंस का आइडिया नहीं है, बट जितना था मैंने वहाँ पे बता दिया। हुआ क्या रियलिटी से समरी अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या है, लेटर 18th सेंचुरी के अंदर बेसिकली हुआ क्या, जो हमारा जो ब्रिटिश का पूरा गवर्नमेंट का पूरा रूल आ गया। अब उन लोगों ने बोला कि इंडिया का कल्चर था उसको भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इंडिया का जो पेंटिंग था उसे भी खत्म करा था। लेकिन उन्होंने हुआ क्या कि मिस्टर ईबी थे, मिस्टर ईबी इसके अगेंस्ट थे। मिस्टर ईबी क्या थे, जो बंद्रा स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे, वो जो ब्रिटिशियन थे, लेकिन वो क्या था उसके अगेंस्ट थे। किसके, जो हमारा ब्रिटिश है उसके पेंटिंग है। उन्होंने बोला कि जो जैसा कल्चर उसे हमें रहने देना चाहिए, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हमें इंडिया कल्चर को डाउन करके अपना पेंटिंग जो हमारा कंपनी पेंटिंग है उसे हमें ऊपर लेके आना है। लेकिन क्या वो मिस्टर ईबी को ट्रांसफर कर दिया गया कलकत्ता में। जब वो कलकत्ता तो रविंद्रनाथ टैगोर उनसे मिले, फिर गजेंद्र नाथ टैगोर, ये दोनों मिलकर मिस्टर ईबी तीनों आपस में मिलकर इन लोगों ने पूरा इंडिया पूरे जगह जगह अपना इन्फ्लुएंस फैलाया कि हमारा अपना कल्चर इंपॉर्टेंट है, हमें अपने कल्चर को बचाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग इसके साथ, इन लोगों के साथ सपोर्ट करना स्टार्ट हो गए। फिर वहीं से क्या होगा, हमारा धीरे धीरे स्लोली कुछ टाइम बाद क्या होगा, हमारे फिर ब्रिटिश लोग भी हार मानना स्टार्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में आ गए थे। उसका अपना इंडिया फ्लैग का क्या हो, जो इंडियन फ्लैग है ना उसका हमारे पास अराइज हुआ, एक तरीके से वहाँ पर जन्म हुआ उसका, कैसे वो सब कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना। तो स्टोरी आई होप तो समझ में आ गया कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट पेंटिंग जो था कैसे हमारे पास डेवलप हुआ। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में किससे रिलेटेड आ सकता है, अगर इसको स्टोरी कर पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ लेना बुक में, ये गिवन है टूवर्ड से लेके ये न्यू डायमेंशन है, यहाँ तक पढ़ लेना, सबका नाम भी गिवन है, कौन कौन यहाँ पे हमें सपोर्ट के अंदर रहते हैं वो पूरा यहाँ पे हमें गिवन है, इसको पढ़ लेना, एक बार समझ में आ जाएगा। अब हमें देखना है कि एग्जाम में हमसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर को अगेन मैं क्वेश्चन के फॉर्म में समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, डिस्क्राइब द रोल ऑफ
बंगाल आर्ट इन बंगाल आर्ट इन इंडियन नेशनल फ्लैग मूवमेंट, इंडियन नेशनल फ्लैग मूवमेंट, सब कुछ बता रहा हूँ। इंडियन नेशनल फ्लैग मूवमेंट है क्या, रियलिटी में देखो क्या है, जब हमारा कल्चर ही नहीं रहेगा तो हमारा तो फ्लैग तो रहेगा नहीं। तो इन लोगों ने वही से क्या हो कि जो मिस्टर ईबी, फिर रविंद्रनाथ टैगोर, गजेंद्र नाथ टैगोर, फिर और बहुत सारे लोग जो मिल गए आपस में, बोले नहीं हमें अपना कल्चर वापस चाहिए। तो फिर इन लोगों ने ब्रिटिश जो फ्लैग था उसको रिमूव करके धीरे धीरे, बहुत टाइम लगा, बहुत 14-15 ईयर्स तक ऐसे फाइट चलता रहा। फिर स्लोली स्लोली धीरे धीरे बात क्या हो कि जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था वो अपना उनको झुकना पड़ा, और फिर हमारा जो इंडियन फ्लैग था वो बाहर हमारे पास मार्च हुआ, ठीक है, बाहर निकला, मतलब उसका एक तरीके से जन्म हुआ बेसिकली हम बोल सकते हैं। तो क्या और बंगाल का क्या क्या हमारे पास रोल था इंडियन नेशनल फ्लैग मूवमेंट की तरफ, वो हम यहाँ पे पूछ सकते हैं। या फिर ऐसे ही मान लो ये भी पूछ सकते हैं, इज वाई इज पेंटिंग ऑफ बंगाल ऑफ आर्ट बंगाल ऑफ आर्ट कैरिड, कोट इन लोगों ने बोला था बेसिकली, रिमेंसेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग। क्यों बंगाल पेंटिंग को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है पूरे कंट्री में, उसके बारे में जैसे। या फिर हमसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट राइट शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंगाल पेंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स दो ही स्पेलिंग देख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। या फिर मेरे को किस टाइप का और क्वेश्चन दे सकता है, और डिस्क्राइब द राइज ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। या फिर किस टाइप का क्वेश्चन और दे सकते हैं नेक्स्ट वैरायटी, इन सबका आंसर सेम ही होने वाला है। डिस्क्राइब द, मैं चाहता हूँ सारे क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड कर लो, जिससे क्या कि हमें प्रॉब्लम ना हो। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग एंड सिंबॉलिक ऑफ इट्स कलर्स। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ऑफ इट्स कलर्स। तो ये हमारे पास ये इस टाइप का हमारा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हमारा क्या डिफरेंट है, ठीक है। हमारे पास जो अभी अब क्या पढ़ना है, जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग जो था उसमें जो बंगाल पेंटिंग उसका क्या हमारे पास रोल रहा। या फिर हमसे पूछ सकता है जो बंगाल जो पेंटिंग है उसको हम क्यों रिमेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग बोला जाता है। या फिर हमसे पूछ सकता है कि बताओ जो बंगाल जो पेंटिंग है उसका क्या शॉर्ट नोट बताओ। या फिर हमसे पूछा जाता है कि बंगाल स्कूल ऑफ जो पेंटिंग उसका शॉर्ट नोट, या फिर उसके कैसे मेरे पास जो बंगाल स्कूल ऑफ जो पेंटिंग उसको कैसे मेरे पास ओरिजिन हुआ या फिर राइस हुआ। या फिर हमसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि हाउ जो हमारा जो इंडियन फ्लैग था वो कैसे मतलब इवोल्यूशन मींस कैसे उसका जन्म हुआ, और जो उसमें कलर बेसिकली होता है हमारे पास रेड हो गया, सॉरी क्या बोला मैं अभी, ऑरेंज हो गया मेरे पास बेसिकली, व्हाइट हो गया, और जो ग्रीन हो गया, उस कलर का बेसिकली क्या मीनिंग होता है वो हमसे पूछा जा सकता है। तो सब कुछ हमें यहाँ पे एक तरीके से डिटेल में दिख रहा है। तो ये चारों क्वेश्चन तो सेम ही है, पूरा बंगाल पेंटिंग के बारे में, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। या फिर बेसिकली यहाँ पे इस चैप्टर है ना, अगर मैं सीधे बोलूँ ये चैप्टर बेसिकली हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है वो कैसे एक तरीके से उसका इवोल्यूशन मींस कैसे उसका जन्म हुआ, उसी के से रिलेटेड हमारा ये पूरा चैप्टर है। आई होप से ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसको कैसे हमारे पास को क्या क्या हमारे पास कैसे क्या क्या राइज हुआ हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, पूरा हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। स्टोरी बोला एक बार मैं समझ में आ गया जो हमारा ये क्वेश्चन है बेसिकली, इसी क्वेश्चन मैं इस पूरे चैप्टर को क्वेश्चन के फॉर्म में समझाऊंगा। जैसे मैंने राजस्थानी पेंटिंग हो गया, पहाड़ी पेंटिंग हो गया, फिर जैसे हमने फिर अभी देखा था अपना डेक्कन या फिर मुगल पेंटिंग देखा, मैंने उसको भी कैसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूरे चैप्टर को समझा। वैसे ही मैं यहाँ पे बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग को भी पूरे क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बंगाल आर्ट्स इन द इंडियन नेशनल फ्लैग मूवमेंट, क्या हो गया इसको। एंड जो दूसरा है हमारे पास, वाई इज द पेंटिंग ऑफ बंगाल आर्ट कैरिड आउट रीमेनिस ऑफ इंडियन पेंटिंग। ये दोनों क्वेश्चन लगभग मेरे पास क्या सेम है। या फिर ये बोलो राइट शॉर्ट नोट, ये तीनों क्वेश्चन आपस में क्या लगभग सेम है। और या फिर मैं डिस्क्राइब द राइस ऑफ बंगाली ऑफ स्कूल, डिस्क्राइब द राइस ऑफ, क्या हो गया स्लाइड को, एक सेकेंड, क्वेश्चन डिस्क्राइब द राइस ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ये बेसिकली थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है। उसका हमारा डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग एंड सिस्टम एंड सिंबल ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस कलर। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे अटैच कर लेना सिग्निफिकेंस। मतलब कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो हमारा इंडियन नेशनल जो फ्लैग है बेसिकली वो कैसे बना, क्या क्या मतलब कि उसके अंदर प्रोसेस हमें करना पड़ा, हर एक जो कलर होता है बेसिकली उसका क्या मतलब होता है, कि कौन कौन हमारे पास जो कौन कौन से लोग जो साथ में, पूरा हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है कि जो हमारा इंडियन नेशनल जो फ्लैग है वो हमारे पास कैसे टोटली हमारे पास बना, पूरा हमें डिटेल में देखना है। उसके बाद हमें सबसे पहले तो ये हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि जो हमारा बंगाल है वो उसका क्या ऐसा रोल था, क्या हमारे पास क्या रोल था जिससे हमारा क्या ऐसा रोल है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग बने, वो सब कुछ हमें यहाँ पे डिटेल में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले तो स्टोरी। आई होप तो समझ में आ गया हो कि मैंने क्या यहाँ पे स्टोरी बोला। यहाँ पे कुछ नेम्स जो इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे नेम देखेंगे, फिर अपने क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वहाँ पे समझना है। तो देखो जो मिस्टर मैंने बताया था ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मिस्टर जो ईएम था, जो हमारे पास जो ब्रिटिश के रहने वाले थे, उन्हें ये जो
अपना जो हमारा जो ब्रिटिश का जो ये रूल था उन्हें पसंद नहीं, उन्होंने बोला नहीं, अपने अपने कंट्री का जो कल्चर उसे रहने देना चाहिए, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानी, तो उन लोगों ने बोला नहीं, हम इसके खिलाफ एक्शन लेना है। जब वो कलकत्ता में ट्रांसफर हो गया तो उन्होंने क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, फिर गजेंद्र नाथ टैगोर, इन सब ने मिलकर बोला नहीं, हमें अपना पूरा प्रोटेस्ट वगैरह किया, फिर अपना इंडियन नेशनल फ्लैग जो था वो फाइनली हमारे पास स्टैब्लिश हुआ। या फिर उसका इवोल्यूशन वो पूरा हमें यहाँ पे चैप्टर में देखना है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि बताओ कि ऐसे कौन था, हु इज द, कि मतलब कि ये पूछा जाता है कौन ऐसा पर्सन था जो हमारे पास सबसे पहले इंडिया को हेल्प किया अपना जो कल्चर में, अपना बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में हेल्प करने के लिए। तो क्या नाम था उसका, मिस्टर ईबीएम। मैं पूरा यहाँ पर डिटेल में देखेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर।